U124 हिंदी। अध्याय 1231 विनाश _2। गठन सही है। उसने कवच के आकार की पुनः जांच की। मास्टर गो एक तृतीय श्रेणी के कलाकृति परिशोधक हैं जिनके पास समृद्ध अनुभव और कुशल तकनीक है, और यह बाहरी कवच भी दोषरहित तरीके से बनाया गया था। फॉर्मेशन में कोई समस्या नहीं थी और न ही कवच में कोई समस्या थी। लेकिन ये 5 तत्व अग्नि स्रोत कवच सक्रिय नहीं हुआ। उनकी आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि नहीं हुई तथा फायरबॉल तकनीक की शक्ति भी नहीं बढ़ी। मोह हुआ अपने दिल में उलझन में था। समस्या वास्तव में कहाँ थी? उन्होंने अपने मन में आध्यात्मिक शिल्पकला कवच की संपूर्ण संरचना का पाठ किया और फिर अपने मन में संपूर्ण संरचना के भीतर आध्यात्मिक शक्ति संचार के मार्ग को सुलझाया। उन्हें एक भी त्रुटि नहीं मिली। मोह हुआ ने ध्यान में अपना दिमाग खपाया लेकिन कुछ भी नहीं सोच सका। वह बस जमीन पर लेट गया, अपने पैरों को क्रॉस करके आराम से विचार कर रहा था। इस 5 तत्व स्रोत कवच को आध्यात्मिक कलाकृति की साधारण संरचना के अनुसार परिष्कृत किया गया था। लेकिन साधारण आध्यात्मिक कलाकृतियां साधारण संरचनाओं के अनुरूप होती हैं। अल्टीमेट फॉर्मेशन निश्चित रूप से अलग है, या कम से कम 5 तत्वों का अंतिम गठन अलग है। मैंने पहले 5 तत्वों का स्रोत स्वरूप कैसे बनाया था? यह जमीन पर खींचने पर काम क्यों करता है लेकिन कवच पर खींचने पर नहीं? मोह हुआ को भूमि को संरचना में ढालने और 5 तत्वों के स्रोत संरचना को उत्पन्न करने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बहुत याद था। दोनों की तुलना करने के बाद उसके मन में कुछ अनुमान उठे। फॉर्मेशन में ग्राउंड को शामिल करना और 5 तत्वों के स्रोत कवच में वाहक के रूप में कार्य करने वाले फॉर्मेशन मीडिया के अलावा एकमात्र अंतर फॉर्मेशन की शक्ति के संचलन में था। गठन में जमीन तैयार करना 5 तत्व परम गठन दिव्य विचार द्वारा संचालित होता है, जिसमें दिव्य विचार और आध्यात्मिक शक्ति मिश्रित और प्रसारित होती है। 5 तत्वों के स्रोत कवच के भीतर 5 तत्वों का परम गठन पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संचालित होता है, जिसमें केवल आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है और दिव्य विचार का एकीकरण नहीं होता है। मोह हुआ ने इस पर ध्यान दिया। 5 तत्व स्रोत निर्माण का सार 5 तत्व आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्माण के माध्यम से दिव्य विचार रूपांतरण में निहित है। आध्यात्मिक शक्ति का जो भाग संवर्धित होता है वह कहीं से प्रकट नहीं होता, बल्कि टेलीकिनेसिस से परिवर्तित होता है। इस एहसास पर मोह हुआ को अचानक अपने दिल में एक सिहरन महसूस हुई। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए शक्ति रूपांतरण। 5 तत्व स्रोत संरचना के पीछे का तार्किक तर्क दिव्य संरचना के तर्क से कुछ हद तक समानता रखता है। दोनों में दिव्य विचार रूपांतरण कानून शामिल है, लेकिन अंतिम रूपांतरण लक्ष्य अलग अलग है। 5 तत्वों का स्रोत निर्माण संवर्धित आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो जाता है, जबकि दिव्य ताओ व्यू एक संवर्धित दिव्य विचार में परिवर्तित हो जाता है। मोह हुआ की आंखें चमक उठी, मानो अचानक उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया हो। उन्हें लगा कि उन्होंने शायद कुछ बहुत महत्वपूर्ण खोज लिया है। लेकिन जब उन्होंने इस पर विचार करने की कोशिश की तो वह जो समझ रहे थे उसे ठीक से व्यक्त नहीं कर सके। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी साधना का वर्तमान स्तर अभी भी कम है, उनका अनुभव अभी भी अपर्याप्त है, इसलिए उनमें केवल थोड़ी सी प्रेरणा थी, गहन समझ के बिना। मोह हुआ ने धीरे से अपना सिर हिलाया। चूंकि वह कुछ समय तक इसका पता नहीं लगा सका, इसलिए उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया तथा इसके बजाय अपना ध्यान पुनः 5 तत्वों के स्रोत कवच पर केंद्रित कर लिया। सिद्धांत को समझना एक बात है, लेकिन व्यवहार में उसे हल करना काफी कष्टकारी है। इसमें आध्यात्मिक कलाकृति निर्माण और निर्माण मीडिया के भीतर शक्ति संचलन के मूलभूत नियम शामिल हैं। किसी संरचना के सक्रिय होने के बाद उसे दिव्य इंद्रिय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आध्यात्मिक कलाकृति सक्रिय होने के बाद यह अपने आप काम करने लगती है। सरल संरचनाएं जैसे कि मोह हुआ ने पहले बनाई थीं, वे पृथ्वी अग्नि संरचनाएं जिनमें 9 पैटर्न या रैंकिंग नहीं है, उन्हें सक्रिय करना सरल है। सामान्यतः कहा जाए तो उन्हें सक्रिय करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना ठीक है। टूटे हुए आत्मा पत्थरों को कुचलें और आध्यात्मिक शक्ति को संरचना पैटर्न में प्रवाहित होने दें और संरचना स्वाभाविक रूप से प्रसारित होगी। लेकिन ये तब है जब पैटर्न की संख्या कम है और संरचना सरल है। संरचना में जितना आगे बढ़ा जाता है, पैटर्न उतने ही अधिक होते हैं, संरचना उतनी ही जटिल होती है तथा कार्यात्मकताएं उतनी ही अधिक पूर्ण होती हैं। जैसे कि संयुक्त संरचना, बड़ी संरचना या द्वितीय श्रेणी या उससे ऊपर की एकल संरचना। ये संरचनाएं पहले से ही फॉर्मेशन आइस को एम्बेड कर देंगी, जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने के लिए स्पिरिट स्टोन्स द्वारा संचालित होंगी।
और उनमें जटिल निर्माण धुरी संरचनाएं होती हैं जिन्हें दिव्य इंद्रियों द्वारा खोला और नियंत्रित किया जाता है, जो आध्यात्मिक शक्ति के खुलने और बंद होने, उसकी दिशा, शक्ति, अवरोध आदि को नियंत्रित करने में सक्षम होती हैं। दिव्य विचार द्वारा किसी संरचना को नियंत्रित करने के लिए संरचनाओं में एक निश्चित आधार की आवश्यकता होती है, साथ ही अपेक्षाकृत पर्याप्त दिव्य भावना की भी आवश्यकता होती है। हालांकि आध्यात्मिक कलाकृतियां भिन्न हैं। आध्यात्मिक कलाकृतियां सभी साधकों के लिए हैं, इसलिए सीमाएं बहुत अधिक नहीं हो सकती। इसके अलावा उनका उपयोग करना बहुत जटिल नहीं हो सकता। आध्यात्मिक कलाकृतियों का उपयोग तब तक किया जा सकता है जब तक आध्यात्मिक शक्ति है। आध्यात्मिक कलाकृति के अंदर का निर्माण एक बार आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न हो जाने पर अतिरिक्त दिव्य इंद्रिय नियंत्रण की आवश्यकता के बिना स्वयं ही कार्य करने लगेगा। लेकिन समस्या इस तथ्य में निहित है कि 5 तत्व स्रोत निर्माण के लिए दिव्य विचार रूपांतरण की आवश्यकता होती है। भूमि को संरचना में लाना एक संरचना तर्क है जिसे दिव्य इंद्रिय द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। दिव्य इंद्रिय नियंत्रण से दिव्य विचार का संचार किया जा सकता है, जिससे आध्यात्मिक शक्ति का रूपांतरण संभव हो सकता है। लेकिन 5 तत्व स्रोत कवच एक आध्यात्मिक कलाकृति है। इसके अंदर के निर्माण को दिव्य इंद्रिय द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। स्वाभाविक रूप से इसे दिव्य विचार से प्रभावित नहीं किया जा सकता, ये रूपांतरित नहीं हो सकता, पंच तत्वों को मजबूत नहीं कर सकता तथा आध्यात्मिक शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। मोहुआ को थोड़ा सिर दर्द था। वास्तव में जो एक साधारण मुद्दा प्रतीत होता है, वह व्यावहारिक अनुप्रयोगों में आने पर कई अप्रत्याशित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ये 5 तत्वों के स्रोत कवच को सामान्य आध्यात्मिक कलाकृतियों से अलग बनाता है, जिनमें एक संलग्न संरचना होती है। 5 तत्व स्रोत कवच के भीतर का गठन ओपन सोर्स होना चाहिए। दिव्य भावना हस्तक्षेप कर सकती है, दिव्य विचार परिवर्तित कर सकते हैं और फिर आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ऐसा डिजाइन निश्चित रूप से सामान्य आध्यात्मिक कलाकृतियों के मानकों को पूरा नहीं करता है। यह एक विशेष फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट की तरह है जो आध्यात्मिक कलाकृति और फॉर्मेशन मीडिया के बीच स्थित है। स्थिति और अधिक जटिल हो गई, लेकिन इस कठिनाई को भी असफलता नहीं माना जा सकता। मोहुआ मानसिक रूप से अच्छी तरह तैयार था और स्वाभाविक रूप से वह हतोत्साहित नहीं हुआ, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ गई। आखिरकार एक बार जब इस 5 तत्व स्रोत कवच पर शोध और विकास हो जाता है, तो ये स्थान की सीमाओं और संरचना चित्रों की बाधाओं से मुक्त हो सकता है, जिससे ताओवादी कौशल की शक्ति काफी बढ़ जाती है। 5 तत्वों के स्रोत कवच के प्रवर्धन के साथ, भले ही किसी की साधना थोड़ी कमजोर हो, सही रणनीति के साथ वह अभी भी उच्च स्तर के विरोधियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। मोहुआ उत्सुकता से भरा हुआ था। आइए इसे चरण दर चरण लें। मोहुआ ने इस पर विचार किया और केवल 5 तत्वों के स्रोत कवच के शोधन आरेख से शुरू करने के लिए वापस जा सकता था। आध्यात्मिक कलाकृति के भीतर संलग्न संरचना को ओपन सोर्स करने का प्रयास कर रहा था, संरचना डिजाइन का पुनर्गठन कर रहा था। वह किनपिंग शहर की स्थिति को लेकर भी चिंतित थे। वह वास्तव में स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए अंकल गु को एक संदेश भेजना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि दानव साधकों को घेरने और दबाने जैसे महत्वपूर्ण मामले के लिए अंकल गु के पत्र टोकन को निश्चित रूप से सील किया जाएगा। यदि वह पूछता भी तो उसे उत्तर मिलना असंभव था। वैसे भी उसे 2 दिन में परिणाम पता चल ही जाएगा। मोहुआ ने धैर्यपूर्वक पंचतत्व स्रोत कवच का अध्ययन जारी रखा और 2 दिन भी नहीं बीते थे कि चिंगमो और अन्य लोग वापस लौट आए। मोहुआ ने लोगों की संख्या गिनी और पाया कि उनकी संख्या ठीक 50 थी, न अधिक न कम, जिससे अंततः उसका मन शांत हो गया। चेंगमो और अन्य सभी को कुछ चोटें आई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर उत्तेजना इतनी थी कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 11 लोगों को मामूली चोटें आईं, 2 के हाथ टूट गए और 1 को तलवार से वार किया गया, लेकिन उनमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं है। गोलियां लेने और थोड़ा आराम करने के बाद वे कुछ दिनों में लगभग ठीक हो जाएंगे। चेंगमो ने वापस मोहुआ को सूचना दी। मोहुआ ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर आगे पूछा, उन दानव साधकों के बारे में क्या? चेंगमो ने कहा, वे राक्षस साधक जो मरे हैं वे तो मरे हैं, जो पकड़े गए हैं वे तो पकड़े गए हैं, लेकिन चूंकि उनमें से काफी संख्या में थे, इसलिए कुछ लोग जीवन मरण के संघर्ष में भागने में सफल रहे। क्या आप जानते हैं कि वे किस परिवार का सफाया करना चाहते थे? चेंगमो ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता। जैसे ही वे दिखाई दिए, पर्यवेक्षक गु ने हमें कार्रवाई करने का आदेश दिया और पकड़े गए दानव साधकों को कड़ी पूछताछ के लिए ताओवादी न्यायालय में ले जाया गया है।
सुपरवाइजर गू की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर थी, मैं ज्यादा कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया। मो हुआ ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। उन्होंने सब पर नजर डाली और फिर निर्देश दिया, इस मामले को अपने तक ही रखो, वरना मुसीबत खड़ी हो सकती है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। चेंग मो ने भी कहा, पर्यवेक्षक गू ने भी यही निर्देश दिया था। फिर मो हुआ ने सभी को आराम करने दिया। ताओवादी न्यायालय द्वारा अपनी गिनती पूरी करने के बाद मेरिट अंक आपके खातों में जमा कर दिए जाएंगे। सभी शिष्य प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराए, झुक कर बोले, धन्यवाद जूनियर भाई। अल्पविराम। मो हुआ शिष्य के निवास पर लौट आया और गू चांगहुआई को एक और संदेश भेजा। अंकल गू, क्या आप जानते हैं कि दानव साधक किस परिवार को खत्म करना चाहते थे? काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी गू चांगहुआई ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लगता है कि अंकल गू काफी व्यस्त हैं, मो हुआ ने मन ही मन कहा। अगले दिन गू चांगहुआई ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। मो हुआ कुछ उलझन में था। तीसरे दिन गू चांगहुआई ने उत्तर दिया, एक परिवार का सफाया कर दिया गया। मो हुआ चौंक गया, किया? गू चांगहुआई ने गहरी सांस ली, कोई एक परिवार का सफाया हो गया है। मो हुआ की पुतलियां सिकुड़ गईं, क्या किंगपिंग शहर की रक्षा नहीं की गई थी? ये किंगपिंग शहर नहीं है, गू चांगहुई ने कहा, ये है। वह एक पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से मो हुआ को समझाया, ये दानव साधक। वे वास्तव में दो समूहों में विभाजित हो गए और एक साथ हमला किया। किंगपिंग शहर सिर्फ लक्ष्यों में से एक था। हमने किंगपिंग शहर में उनकी साजिश का पता लगाया और उनकी योजनाओं को विफल करने के लिए सेना एकत्र की, लेकिन हमने दूसरे स्थान को नजरअंदाज कर दिया। मो हुआ की निगाहें गंभीर हो गईं, दूसरा स्थान क्या था? गू चांगहुआई ने कहा, मिस्टवाटर नदी के तट पर यू परिवार का जल किला। यू परिवार का जल किला? मो हुआ कुछ उलझन में था। गू चांगहुआई ने सिर हिलाया, हाँ, यह एकांत किला है जो मिस्टवाटर नदी के पास पानी से घिरे एक सुदूर द्वीप पर स्थित है। यहाँ के निवासी मछली पालक हैं और अपेक्षाकृत अलग थलग रहते हैं, बाहरी लोगों से कम ही मिलते जुलते हैं। परसों रात पूरे मिस्टवाटर गढ़ को दानव साधकों द्वारा नरसंहार किया गया था, लेकिन पहले तो किसी को पता नहीं चला। एक दिन बाद पास से नाव चला रहे एक मछली पालक को सड़न की बदबू और खून की तेज गंध आई। पास जाकर देखने पर उसने देखा कि गढ़ के बाहर की नदी खून से लाल हो गई थी। पूरे गढ़ के मछली पालकों की मौत हो गई थी, कोई भी जीवित नहीं बचा। गू चांगहुआई ने आह भरी। मो हुआ के दिल में ठंडक महसूस हुई और उसने पूछा, क्या तुम जानते हो कि यह किसने किया? भले ही अपराधी बाहर से आए दानव साधक हो, फिर भी उनमें कम से कम कुछ पहचान योग्य लक्षण तो होने ही चाहिए। गू चांगहुआई ने कहा, हम अभी भी जांच कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में कुछ खबर मिलनी चाहिए, लेकिन बिना किसी प्रत्यक्षदर्शी के इसका पता लगाना शायद बहुत मुश्किल होगा। किंगपिंग शहर में पकड़े गए राक्षस साधकों के बारे में क्या? मो हुआ ने पूछा। हालांकि वहां कई दानव साधक थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ हमारे अधीनस्थ थे। हमने उनसे यातना देकर पूछताछ की है, लेकिन कोई उपयोगी सुराग नहीं मिला है। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। गू चांगहुआई के चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन एक पल सोचने के बाद उन्होंने फिर भी कहा, तुम्हें इन मामलों में उलझना नहीं चाहिए। मैं जांच पड़ताल संभाल लूंगा, तुम बस अपनी साधना पर ध्यान दो। उसके बाद गू चांगहुआई ने मो हुआ पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि मो हुआ का मूड लगातार भारी होता गया। उसे प्रबल पूर्वाभास था कि महान निर्जन दुष्ट देवता के कदम निकट आ रहे थे और गुप्त षड्यंत्र तेज हो रहे थे। लेकिन वास्तव में उनकी योजनाएं क्या थीं? जी उठने, कैसे पुनर्जीवित करें? मो हुआ की भौहें और अधिक कस गईं। मधुमेह को जड़ावत से स्ट्रॉबेरी का तरीका मिल गया है, बेचें। असहनीय दर्द के दर्द से जूझ रहे हैं, सिर्फ इसे सजाएं। और अब जबकि यू परिवार का मिस्टवाटर गढ़ नष्ट हो चुका था, तो क्या इसका मतलब ये था कि मिस्टवाटर नदी के तट पर किसी गुप्त अज्ञात स्थान पर एक और वेदी बना दी गई थी? यू परिवार के मिस्टवाटर गढ़ का वध करने वाले इन दानव साधकों की पृष्ठभूमि क्या थी? और वास्तव में उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? मो हुआ ने एक लंबी सांस छोड़ी। दुर्भाग्यवश वह अपना घर नहीं छोड़ सकता था। यदि वह जांच करना भी चाहता तो ऐसा नहीं कर पाता। मो हुआ ने अपने मन में चल रहे असंख्य विचारों को दबाने की कोशिश की तथा अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए कुछ आकृतियां बनाने की योजना बनाई। लेकिन जब वह चित्र बना रहा था, मो हुआ को अचानक अपने दिल में एक दर्द महसूस हुआ। फिर, मानो उस पर कोई भूत सवार हो गया हो, उसने अपने स्टोरेज बैग से एक जेड स्लिप निकाली। इस जेड स्लिप में बॉस जियांग की सूची थी।
अब सूची में शामिल पाप साधक या तो मर चुके थे, भाग गए थे या पकड़ लिए गए थे। ज्यादातर नाम तो पहले ही मिट चुके थे। यहाँ तक कि अग्नि बुद्ध का नाम, जो भयंकर आग से जल रहा था और खूनी कर्मों से कलंकित था, भी काफी हद तक धुंधला हो गया था। ये सूची अब बेकार थी। लेकिन मुहुआ को हमेशा ऐसा लगता था कि ब्रह्मांड में किसी प्रकार का कर्म ऋण है जो अभी तक चुकाया नहीं गया है। इसके अलावा अभी अभी ऐसा लग रहा था जैसे किसी कर्म बंधन में बदलाव आ गया हो। क्या हो सकता है? मुहुआ ने काफी देर तक सूची को देखा, लेकिन उसे देखने के बाद भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। जैसे ही मुहुआ सूची को एक तरफ रखने वाला था, अचानक उसके दिल में एक झटका सा महसूस हुआ और फिर उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी केंद्रित हो गई। उसकी आंखें गहरी हो गईं, स्वर्गीय रहस्य के पैटर्न, गुइताओ के कष्टदायक रास्ते और दिव्य मार्ग के हल्के सुनहरे रंग को आपस में गूंथते हुए। इस तरह से देखें तो वास्तव में ज़ेड स्लिप में परिवर्तन हुए थे। अग्नि बुद्ध का नाम पूरी तरह से धुंधला गया। फिर उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और कर्म चक्र बदल गया। आग का समुद्र पीछे हट गया और ज्वार भाटा हिंसक रूप से बढ़ने लगा। ज्वार पहले नीले थे, फिर जैसे ताजे खून से सींचे गए हों, वे आधे नीले आधे लाल हो गए, मानो खून का समुद्र हो। रक्त के समुद्र ने आग के समुद्र को बुझा दिया। ज़ेड स्लिप के भीतर अग्नि बुद्ध के 3 अक्षर मिट गए, जिससे धीरे धीरे एक और अशुभ नाम प्रकट हुआ जो खूनी पानी के कर्म से जुड़ा हुआ था। जलयम। जलयम। मुहुआ को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई, उसके बाद उसकी भौहें तन गईं। जलयम कौन है? वह पिछले 2 वर्षों से अधिक समय से कियानिक्स्यू राज्य की सीमा और निकटवर्ती अमर नगरों में घूम रहा था तथा बड़ी संख्या में पाप साधकों और दुष्ट साधकों को पकड़ रहा था तथा कई राक्षस साधकों से निपट रहा था। वह ऐसे रहस्यों को जानता था जो एक औसत साधक नहीं जान सकता। लेकिन उन्होंने कभी भी जलयम नाम नहीं सुना था। मुहुआ ने फिर नीचे देखा। सूची में अग्नि बुद्ध का नाम पहले ही फीका पड़ चुका था, पूरी तरह से मिट चुका था। जलयम द्वारा प्रतिस्थापित। इसका मतलब था अग्नि बुद्ध मर चुके थे, तो क्या दुष्ट भगवान ने तू परिवार के नरसंहार का नेतृत्व करने के लिए एक और दानव प्रमुख को बढ़ावा दिया था? ये जलयम, चूंकि वह अग्नि बुद्ध का स्थान ले सकता है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि उसकी शक्ति, भले ही अग्नि बुद्ध जितनी मजबूत न हो, बहुत दूर नहीं होगी? मुहुआ की भौहें एक दूसरे से कसकर जुड़ गईं, उसका मूड उदास हो गया, फिर वह मन ही मन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। यदि इस जलयम को भी हटा दिया जाए, तो क्या वे एक के बाद एक आते नहीं रहेंगे, जैसे स्वर्ण रथ, काष्ठयक्ष, पृथ्वी, क्षितिगर्भ या कुछ और? ये कभी समाप्त नहीं होता। मुहुआ ने अपना सिर हिलाया, उसे सिरदर्द महसूस हो रहा था, और फिर और भी अधिक हैरान होकर उसने सोचा, इस जलयम का उद्गम क्या हो सकता है? एक पाप साधक जो ताओवादी न्यायालय द्वारा वांछित है, या एक राक्षस साधक जिसने जघन्य अपराध किए हैं? यदि वह दुष्ट ईश्वर द्वारा चुना गया सेवक है, तो क्या उसके पास ऐसी विरासत है जो निश्चित तकनीकों से मुकाबला करने में सक्षम हो? क्या दुष्ट ईश्वर से संबंधित और भी सुराग हो सकते हैं? इसका पता लगाने में असमर्थ मुहुआ केवल दूसरों से पूछ सका। अपने खाली समय में मुहुआ ने गु चांगहुआई से गुप्त रूप से पूछने के लिए एक लेटर टोकन का उपयोग किया। अंकल गु, क्या आप वाटरयम नाम जानते हैं? गु चांगहुआई स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। जलयम? हाँ। कुछ देर सोचने के बाद गु चांगहुआई ने संदेश भेजा, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मुहुआ दंग रह गया और कुछ हद तक आश्चर्यचकित भी हुआ। यहाँ तक कि सुपरवाइजर अंकल गु ने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह जलयम अभी शुरू हुआ है? गु चांगहुआई, आप इस नाम के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मुहुआ के जवाब देने से पहले गु चांगहुआई ने आगे कहा, क्या ये यू परिवार के जल किले के नरसंहार से संबंधित है? मुहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। जैसा कि एक दावकोट कैनन से उम्मीद की जाती है, अंकल गु का दिमाग वास्तव में तेज है। जब तक ये संरचनाओं के बारे में नहीं है, अंकल गु काफी बुद्धिमान है। हाँ, मुहुआ ने कहा। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाकर आश्चर्य से कहा, आप ये नाम कैसे जानते हैं? यह एक लंबी कहानी है और यह जटिल है और इसमें कई चीजें शामिल हैं जिन्हें समझाना सुविधाजनक नहीं है, मुहुआ ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। मुझे एक लेटर टोकन मिला, टोकन पर लिखा था। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। एक और पत्र टोकन। लेटर टोकन इतना सर्वशक्तिमान तो नहीं हो सकता, है ना? कोई भी राज खोल देने में सक्षम। ऐसा नहीं है कि दानव साधक इतने मूर्ख हैं कि सब कुछ एक लेटर टोकन में लिख दें। उसे लगा कि मुहुआ निश्चित रूप से उससे कुछ छिपा रही है।
लेकिन चूंकि वह युवा खिलाड़ी चालाकी से भरा हुआ है, इसलिए यदि वह कुछ कहना नहीं चाहता तो उससे कुछ नहीं निकलवाया जा सकता था। गु चांगहुआई ने उदासीनता से कहा, क्या आपके लेटर टोकन में कोई और सुराग है? और कुछ नहीं, मो हुआ ने कहा, केवल ये नाम। गु चांगहुआई ने कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, ठीक है, मैंने इसे नोट कर लिया है। जब मेरे पास समय होगा तो मैं इसे देखने के लिए किसी को ढूंढूंगा। मो हुआ ने सिर हिलाया। वैसे अंकल गु, मो हुआ को अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, क्या आप यू परिवार के जल किले पर गए हैं? क्या वहां कोई और सुराग है? गु चांगहुआई काफी देर तक चुप रहे और एक पल बाद उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उन्होंने धीरे से एक संदेश भेजा। यू परिवार का जल किला। ये दुखद था। मैंने एक बार दौरा किया था, पूरा किला रक्त लाल था, हर जगह खून था, मिट्टी लाल रंग की थी, लेकिन लाशें गायब थीं, केवल कुछ मांस और हड्डियों के टुकड़े घटनास्थल पर बचे थे। जमीन पर आप खून में घुटने टेकने के निशान, लुढ़कते सिरों के निशान और जंजीरों के अवशेष देख सकते थे। केवल बचे हुए निशानों को देखते हुए ऐसा लगता है कि जल किले के मछली पालकों को लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया गया था, उन्हें जमीन पर घुटनों के बल लिटा दिया गया था और उनका सिर काटकर हत्या कर दी गई थी। ये पसंद है। गु चांगहुआई ने एक क्षण के लिए रुककर एक उपयुक्त रूपक का प्रयोग किया, जैसे अपराधियों का न्याय किया जा रहा हो और फांसी स्थल पर उनका सिर कलम किया जा रहा हो। मो हुआ की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। न्याय, सिर काटना। इस जल यम में कुछ अजीबोगरीब प्रवृत्तियां प्रतीत होती हैं। या फिर किसी कबीले को खत्म करने की इस पद्धति के पीछे कोई और गहरा अर्थ है। मो हुआ नरसंहारग्रस्त यू परिवार के जल किले का दौरा करना चाहता था ताकि यह पता चल सके कि क्या कारण और प्रभाव के बारे में कोई सुराग है, लेकिन वह एल्डर मास्टर जून के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता था। ये जानकर गु चांगहुई ने कहा, यू परिवार के जल किले और इस जल यम के बारे में मैं लौटने पर इसकी जांच करूंगा। तुम संप्रदाय में ही रहो। अगर कोई प्रगति होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। वह वास्तव में मो हुआ को बताना नहीं चाहता था, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं करता तो मो हुआ किसी भी तरह से पता लगाने की कोशिश जरूर करेगा। इसके बजाय बेहतर होगा कि वह खुद उसे बता दे ताकि मो हुआ अपना समय बर्बाद न करे, अपनी साधना में बाधा न डाले या अत्यधिक जिज्ञासा के कारण खुद को खतरे में न डाले। बातचीत यहीं समाप्त हुई। गु चांगहुई अपने मामलों में वापस चला गया। अगले दिनों में जब मो हुआ संप्रदाय में साधना और अध्ययन कर रहा था, तब वह बीच बीच में ताओवादी दरबार की ओर से होने वाली किसी भी गतिविधि पर ध्यान देता था। लेकिन बाद में सब शांत हो गया। कुछ नहीं हुआ। दानव साधकों के समूह की उपस्थिति भी कम हो गई। जल यम भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। जहां तक यू परिवार के जल किले के मामले का सवाल है, हालांकि ताओवादी न्यायालय जांच कर रहा था, फिर भी कोई प्रगति नहीं हुई। दूरस्थ जल किला कोई अमर शहर नहीं था। अंदर मौजूद सभी किसान गरीब मछली पालक थे, जो सामान्य दिनों में अपेक्षाकृत अलग थलग रहते थे और बाहरी दुनिया से ज्यादा संपर्क नहीं रखते थे। विनाश के बाद घास में छिपे सांप को चौंका देने से बचने के लिए ताओवादी न्यायालय ने अस्थायी रूप से समाचार को सील कर दिया। इसलिए इस आपदा ने मिस्टवाटर नदी के आसपास केवल अस्थायी हंगामा ही पैदा किया और फिर धीरे धीरे शांत होकर चाय और रात के खाने के दौरान अजीब कहानियों का विषय बन गया। यू परिवार का जल किला नष्ट हो गया तथा आसपास के मछली पालक अभी भी अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे थे। ताओवादी न्यायालय ने मामले की जांच जारी रखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मिस्टवाटर नदी के पार विभिन्न अमर शहर सामान्य रूप से चलते रहे और बड़े और छोटे परिवार अपने विलासितापूर्ण जीवन जीते रहे। हुआ की भावनाएं कुछ जटिल थीं। ऐसे सुदूर स्थान पर रहने वाले एक उन्मुक्त कृषक के लिए, जो पानी में रहने वाले बत्तख के समान दीनहीन है, चाहे वे फले फूले या नष्ट हो जाएं, जीवित रहें या मर जाएं, वास्तव में किसी को परवाह नहीं थी। कुछ और समय बीत गया और इस घटना ने लोगों में कोई हलचल भी नहीं मचाई और ऐसा लगा कि लोग इसे धीरे धीरे भूल गए हैं। लेकिन मो हुआ जानता था, छाया धीरे धीरे फैल रही थी। खूनी कर्म बंधन एक और छाया में घने हो गए थे। महान जंगल के दुष्ट देवता ने अवश्य ही एक और ताओवादी क्षेत्र की स्थापना की होगी। मो हुआ ने गहरी सांस ली, लेकिन अभी तक वह शक्तिहीन था। वह केवल वही कर सकता था जो उसे करना चाहिए था, परिश्रम पूर्वक साधना करना और शीघ्र ही फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण तक पहुंचने का प्रयास करना। अदृश्य अंधकार में एक तूफान उठ रहा था। चाहे वह साधना हो, दिव्य अनुभूति हो या निर्माण हो, थोड़ा सा भी मजबूत होना महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा संरचनाओं और आध्यात्मिक कलाकृतियों का अध्ययन और अनुप्रयोग, विशेष रूप से 5 तत्व स्रोत कवच का शोधन, जिसमें प्रवर्धन शक्ति थी, भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। अपने आराम के दिनों में मोहुआ ने एक बार फिर गू परिवार से मिलने के लिए समय निकाला। वह मास्टर गू के साथ 5 तत्व स्रोत कवच के ओपन सोर्स को नियंत्रित करने के लिए दिव्य भावना को जोड़ने की विधि पर चर्चा करना चाहते थे। मास्टर गू आश्चर्यचकित दिखे, फिर उनकी भौहें आटे की लिटों की तरह सिकुड़ गईं। ऐसा कवच अनसुना है, बुशान रिफाइनिंग वर्कशॉप ने कभी ऐसी चीज को परिष्कृत नहीं किया है। युवा मास्टर के विचार सचमुच असाधारण हैं। ये कहना कठिन था कि यह टिप्पणी प्रशंसा थी या नहीं। मोहुआ ने चाय का एक घूंट लिया, अपने विचारों को सुलझाया और धीरे से कहा, क्योंकि इस बार संरचना काफी विशेष है, हम मानक कलाकृति शोधन मानदंडों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। हमें संरचना को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि आध्यात्मिक कलाकृति के भीतर संरचना को एक साधक की दिव्य भावना द्वारा नियंत्रित किया जा सके। मास्टर गू ने ध्यानपूर्वक विचार किया और फिर कहा, कवच के अंदर की संरचना को साधक की दिव्य इंद्रिय द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो साधक संरचना को नियंत्रित करने के लिए दिव्य इंद्रिय का उपयोग कर सकता है, वह सीमित नहीं है। एक बार जब कवच का गठन खुला स्रोत हो जाता है, तो अन्य सभी साधक, मित्र या शत्रु कवच के गठन को नियंत्रित करने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग कर सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा नुकसान है। जीवन या मृत्यु की लड़ाई में यदि शक्तिशाली दिव्य इंद्रिय वाला कोई अन्य साधक बलपूर्वक इस कवच में घुसपैठ करता है और संरचना को बंद करने, उलटने या यहाँ तक कि आत्मविनाश करने के लिए हेरफेर करता है, तो ये दुश्मन को एक हथियार सौंपने के बराबर है, अपनी स्वयं की क्षमताओं को समाप्त करना। मोहुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऐसा वास्तव में प्रतीत हुआ। एक क्षण सोचने के बाद उसकी आंखें चमक उठी और उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, यह कोई समस्या नहीं है। 5 तत्व स्रोत कवच पर गठन 5 तत्व स्रोत गठन है। यह एक परम संरचना है, भले ही यह ओपन सोर्स हो, फिर भी शायद ही कोई ऐसा हो जो इसमें महारत हासिल कर सके। दिव्य विचार के नियंत्रण अधिकारों के लिए स्वयं से प्रतिस्पर्धा करने की तो बात ही छोड़ दें। मोहुआ का आत्मविश्वास भरा रूप देखकर मास्टर गू ने धीरे से सहमति में सिर हिलाया। वह केवल सलाह और संदर्भ देने के लिए जिम्मेदार था, अंततः यह मोहुआ पर निर्भर था कि वह आगे कैसे बढ़े। तो इस प्रकार का कवच, ये आध्यात्मिक कलाकृति और निर्माण माध्यम के बीच खड़ा है। दोनों को सम्मिलित करते हुए यह एक आध्यात्मिक कलाकृति के रूप में और साथ ही निर्माण माध्यम के रूप में भी कार्य करता है। मास्टर गू भी जल्दी ही समझ गए। हाँ, मोहुआ ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। मास्टर गू ने सोचा, तो मैं वापस जाऊंगा और इसके बारे में सोचूंगा और अधिक परीक्षण करूंगा। हालांकि ये कवच एक विशेष डिजाइन का है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। इसे परिष्कृत करने में समय और प्रयास लग सकता है। इसका प्रभाव देखने के लिए एक और सेट तैयार करने में कम से कम आधा महीना लग सकता है। कोई चिंता नहीं, मोहुआ मुस्कुराया और बोला, मैं आपकी कड़ी मेहनत की सराहना करता हूँ, मास्टर गू। युवा स्वामी, आप बहुत दयालु हैं। मुझे यही करना चाहिए। मास्टर गू मुस्कुराए और फिर सौहार्दपूर्वक आमंत्रित किया, वैसे किंगजो शहर में क्रेन मंडप को कुछ नई उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक मछलियां मिली हैं, क्या यंग मास्टर इसे आजमाना चाहेंगे? आध्यात्मिक मछली। मोहुआ मछली खा खाकर कुछ थक गया था। विशेष रूप से एक दुष्स्वप्न में मछली के सिर वाले नदी देवता को खाने के बाद, साथ ही साथ मछली जैसी असंख्य दुष्ट आत्माओं को खाने के बाद, अब मछली शब्द सुनकर उसे काफी तृप्ति महसूस हुई। लेकिन मास्टर गू के दयालु प्रस्ताव को अस्वीकार करना कठिन है। मास्टर गू के दयालु इरादे को खराब नहीं करना चाहते थे। मोहुआ सहमत हुए। जरूर जरूर। क्रेन पवेलियन के अंदर का वातावरण बहुत सुंदर था। मेज पर कई आध्यात्मिक मछलियां रखी थीं। वे मूंगे के आकार की थीं, स्वाद में उत्तम थीं, सुनहरे शोरबे में परोसी गई थीं, ताजी, सुगंधित और सुंदर थीं। मोहुआ ने संतोष के साथ भोजन का आनंद लिया। लेकिन खाना खाते समय मोहुआ का ध्यान अचानक छोटे मछली पकड़ने वाले गांव के मछली पालकों की ओर चला गया। उसके मन में आया कि हो सकता है कि ये मछलियां उन मछली पालकों ने तूफानी पानी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी कठिनाई और प्रयास से पकड़ी हो। मोहुआ के मुंह में अचानक स्वाद फीका हो गया। उसने पुनः मेनू को पलटा। क्रेन पवेलियन में मछलियां बहुत महंगी थीं, लेकिन मछली पालकों के लिए, जो उन्हें पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करते थे, उनके द्वारा अर्जित आत्मा पत्थर केवल गुजारा करने के लिए पर्याप्त थे। एक क्षण विचार करने के बाद मोहुआ ने सोचा,
मुझे आश्चर्य है कि क्या उन मछली पालकों को अधिक स्पिरिट स्टोन अर्जित करने में मदद करने का कोई तरीका है। मछली खाने के बाद मोहुआ ने मास्टर गू को विदाई दी। मास्टर गू ओपन सोर्स 5 एलिमेंट सोर्स आर्मर के शोधन का अध्ययन करने के लिए गुशान रिफाइनिंग वर्कशॉप में वापस जा रहे थे। दूसरी ओर मोहुआ गू परिवार में वापस आ गया। उसे पहले आंटी वान का अभिवादन करना था और फिर संप्रदाय में वापस लौटना था। लेकिन जब वह गू परिवार के पास पहुंचे तो वैनरेन वान मेहमानों का मनोरंजन कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे वैनरेन परिवार के रिश्तेदार थे जो वैनरेन वान के लिए कुछ सामान ला रहे थे। मोहुआ मुख्य हॉल में चाय पीते हुए कुछ देर तक चुपचाप प्रतीक्षा करता रहा। 30 मिनट से भी कम समय में वैनरेन वान दरवाजे पर प्रकट हुआ और मोहुआ की ओर रहस्यमय तरीके से हाथ हिलाया। मोहुआ चौंका। आंटी वान। वैनरेन वान ने फिर से इशारा किया। उसकी आंखें मुस्कुरा रही थीं, धीरे से फुसफुसाते हुए, यहाँ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ चीजें हैं। मोहुआ हैरान रह गया। उसने चाय का कप नीचे रख दिया और वैनरेन वान के पीछे एक कमरे में चला गया। कमरे के चारों ओर छिपकर सुनने की व्यवस्था के लिए अलग अलग पैटर्न बनाए गए थे। वैनरेन वान ने एक स्टोरेज बैग निकाला, उसे चुपके से मोहुआ को सौंप दिया और धीरे से चेतावनी दी, इसे सुरक्षित रखें, किसी को पता न चलने दें। मोहुआ दंग रह गया। उसने धीरे से स्टोरेज बैग खोला, अपनी दिव्य इंद्री से जांच की और उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। इतने सारे गठन आरेख और अधिकांश पूर्ण सेट थे, जिनमें प्रारंभिक संरचना पैटर्न से लेकर प्रथम श्रेणी तक तथा यहां तक कि उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी के पूर्ण संरचना भी शामिल थे। मोहुआ ने आश्चर्य से कहा, आंटी वान, ये है। मुझे पता है कि तुम्हें फॉर्मेशन पढ़ने में मजा आता है। वैनरेन वान मुस्कुराया। ये कुछ फॉर्मेशन बुक्स और फॉर्मेशन डायग्राम हैं जो मैंने अंकल शांगुआन से शांगुआन परिवार से तुम्हारे लिए मंगवाए थे। वैनरेन परिवार के पास कुछ अनमोल किताबें भी हैं जो अब तुम्हें दी जा रही हैं। इन्हें संभाल कर रखना और जब समय मिले तो देखना। मोहुआ ने आश्चर्य से कहा, यह बहुत कीमती है। वैनरेन वान ने अपना सिर हिलाया, आप इसके लायक हैं। मोहुआ मना करना चाहता था। वैनरेन वान ने फिर पलकें झपकाईं। चूंकि तुमने मुझे आंटी वान कहा है, इसलिए मैं जो तुम्हें दूंगी ले लो। लेकिन मोहुआ हिचकिचाया। शांगुआन परिवार और वैनरेन परिवार के बारे में क्या? वैनरेन वान ने कहा, चिंता मत करो, ये प्रशिक्षण विधियां तुम्हें तुम्हारे चाचा शांगुआन और मेरे द्वारा दी गई हैं। कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। बेशक इसका जिक्र दूसरों से अनावश्यक रूप से मत करो। ठीक है। अब और दिखावा न करते हुए मोहुआ जोर से हंसा। धन्यवाद आंटी वान। वैनरेन वान की भौहें अर्धचंद्र की तरह मुड़ गईं और वह धीरे से मुस्कुराई। देखें कि क्या ये संरचना आरेख आपके स्वाद के अनुरूप है। हम। मोहुआ ने सावधानीपूर्वक संरचना आरेखों की जांच शुरू की। इन संरचना आरेखों का दायरा बहुत व्यापक था। उनमें से अधिकांश अभी भी 5 तत्वों और 8 त्रिग्राम पद्धति पर आधारित थे। पंच तत्व बागुआ निर्माण विधि साधना जगत में सर्वाधिक सार्वभौमिक रूप से प्रयुक्त और व्यापक रूप से लागू की जाने वाली विधि है तथा ये लगभग आधारभूत निर्माण विधि है जिसे सभी निर्माण गुरुओं को सीखना चाहिए। ये ट्रिक 60 साल की उम्र में भी बढ़ाती है सेक्स क्षमता और टाइमिंग। बलवान। हालांकि शांगुआन परिवार और वैनरेन परिवार की 5 तत्व बागुआ संरचना परंपराएं ताइक्सुगेट की परंपराओं से थोड़ी भिन्न है। ताइक्सुगेट एक संप्रदाय है जो ताओ और शिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है तथा संरचनाओं के लिए अपनी नींव के रूप में विरासत शिक्षण का उपयोग करता है। शांगुआन परिवार ताओ खेती उद्यम चलाता है जिसमें संरचनाओं के लिए औद्योगिक व्यावहारिकता मुख्य फोकस है। वैनरेन परिवार की उत्पत्ति अधिक गहरी प्रतीत होती है तथा उनका प्राथमिक लक्ष्य गठन सिद्धांत अनुसंधान है। प्रत्येक परिवार की अपनी खूबियां होती हैं जिनका संदर्भ एक दूसरे के पूरक के रूप में लिया जा सकता है। मोहुआ खुश दिख रहा था। मोहुआ को खुश देखकर वैनरेन वान भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जैसे ही मोहुआ लगातार पलटता रहा, अचानक वह रुक गया और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। युआन चुंबकीय संरचना। 5 तत्वों वाले बागुआ संरचना के अलावा इस संग्रह में युआन चुंबकीय संरचना भी शामिल थी। पहला था फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न कलेक्शन रिकॉर्ड, जिस पर शांगुआन परिवार के फॉर्मेशन पवेलियन की मुहर लगी थी। इसके बाद एक फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न सप्लीमेंट रिकॉर्ड जारी किया गया जिसके कवर पर वैनरेन परिवार की फॉर्मेशन पवेलियन सील लगी हुई थी। उसके बाद कई उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी युआन चुंबकीय संरचनाएं थीं। ये ऐसी संरचनाएं थीं जिनके बारे में मोहुआ ने कभी सुना भी नहीं था। वे युआन चुंबकीय संरचनाएं थीं जो ताइक्सुगेट की परंपराओं का हिस्सा नहीं थीं।
मो हुआ को बहुत धक्का लगा। आंटी वान, ये है। Wenren Van smiled. I knew you were closer with Chen Huai, so I asked him what formations you usually study. But Chen Huai is completely focused on the affairs of the Taoist court and isn't very proficient in formations, so he couldn't really explain. It took a lot of effort to get it out of him, and he only said that you seem very interested in Yuan magnetic formations, so I gathered these magnetic pattern annotations and Yuan magnetic array maps for you. Then Wenren Wan's brow furrowed slightly. However, the Yuan magnetic formations are quite obscure, and both the Shangwan family and Wenren family have only recorded a few of them. There aren't many disciples willing to study them either. I'm not sure if these formation diagrams are enough. They're more than enough. Mo Hua nodded repeatedly, then gratefully said with a beaming smile, "Thank you, Aunt Wan." Seeing that Mo Hua truly appreciated them, Wenren Wan also felt gratified in her heart. Mo Hua held these formation diagrams in his hands, treasuring them like precious gems, his heart bursting with joy. Aunt Wan is truly a great kindness from heaven. Clutching the formation diagrams, Mo Hua couldn't let go, unable to restrain himself from flipping through them over and over again. Suddenly, his expression froze. He noticed that one of the diagrams was a bit peculiar. It seemed the number of formation patterns were little too many. Mo Hua swept over them with his divine sense and deliberately counted again. 1, 2, 3, a total of 20 patterns. 20 patterns. Mo Hua paused, feeling something was amiss, then suddenly it dawned on him, and his eyes widened in disbelief. Second grade, 20 patterns. Ultimate formation. He immediately took out that particular diagram and saw several ancient and strange seal characters written on it. Second-born thunder stream formation. Mo Hua drew a sharp breath and looked towards Wenren Wan, somewhat incredulous. Aunt Wan, this. Wenren Wan saw his reaction, somewhat puzzled, and looked down before nodding and saying, "This is a formation method treasured by the Shangwan family. I had Uncle Shangwan bring it out for you. It is said that after the Shangwan family made great achievements, they were rewarded by the Taoist court and obtained the inheritance of this formation from the Heaven Shu Pavilion. However, it is too difficult and its use is unknown, so nobody has learned it, and over time it was just put away and forgotten. Is this formation method very valuable?" Wenren Wan asked Mo Hua with curiosity. Mo Hua nodded, his voice trembling slightly. "It's extremely valuable, extremely valuable. Even more valuable than Aunt Wan could imagine. This is the ultimate formation of the Yuan magnetic method that is closest to the original essence of secondary thunder pattern. यहाँ तक कि एक फॉर्मेशन मास्टर यदि युआन मैग्नेटिक विधि में पारंगत नहीं है या पारंगत है, लेकिन उसने कभी युआन मैग्नेट की मूल प्रकृति की झलक नहीं देखी है और द्वितीय थंडर पैटर्न से अनभिज्ञ है, तो वह द्वितीय जन थंडर स्ट्रीम फॉर्मेशन का अर्थ समझने में असफल रहेगा। द्वितीय जन थंडर फ्लो अल्टीमेट फॉर्मेशन। मो हुआ भावनात्मक रूप से हिल गया था और लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। दूसरी ओर वैनरेन वान ने इतना नहीं सोचा था, मो हुआ की विस्मयकारी अभिव्यक्ति को देखकर और ये देखकर कि वह फॉर्मेशन आरेख से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। वह जानती थी कि यह फॉर्मेशन मो हुआ के लिए बहुत मायने रखता है और इस प्रकार वह संतुष्ट थी। इसे अच्छी तरह से रखें और संप्रदाय में इसका अध्ययन करने के लिए अपना समय लें। वैनरेन वान ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। हाँ। मो हुआ ने तुरंत फॉर्मेशन डायग्राम को अपने स्टोरेज बैग में भर लिया और फिर स्टोरेज बैग को अपनी छाती में दबा लिया। यदि आंटी वान वहां मौजूद न होती तो वह तुरंत इस अल्टीमेट फॉर्मेशन डायग्राम को स्टोरेज रिंग में सुरक्षित करना चाहता। केवल स्टोरेज रिंग में ही यह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। यह देखने के बाद कि मो हुआ ने सभी फॉर्मेशन आरेखों को ठीक से संग्रहित किया था, वैनरेन वान ने अंततः राहत महसूस की और कहा, देर हो रही है, चलो वापस सेक्ट चलते हैं। और हाँ, मेरे लिए यूएर का भी ध्यान रखना। आंटी वान, निश्चिंत रहो। मो हुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। अब से यूएर उसका अपना भाई होगा। कोई भी, चाहे वह महान निर्जन दुष्ट देवता ही क्यों न हो, जब तक वे यूएर को निशाना बनाने का साहस करते, वह उनके दिव्य अवशेषों को नष्ट कर देता, उनके अवतार को मार डालता और उन्हें एक एक निवाले को खाने के लिए स्नैक्स में बदल देता। हालांकि शांगुआन परिवार और वैनरेन परिवार की 5 तत्व बागुआ संरचना परंपराएं ताइक्सू गेट की परंपराओं से थोड़ी भिन्न है। ताइक्सू गेट एक संप्रदाय है जो ताओ और शिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है तथा संरचनाओं के लिए अपनी नींव के रूप में विरासत शिक्षण का उपयोग करता है।
शांगगुआन परिवार ताओ खेती उद्यम चलाता है जिसमें संरचनाओं के लिए औद्योगिक व्यावहारिकता मुख्य फोकस है। वेनरेन परिवार की उत्पत्ति अधिक गहरी प्रतीत होती है तथा उनका प्राथमिक लक्ष्य गठन सिद्धांत अनुसंधान है। प्रत्येक परिवार की अपनी खूबियां होती हैं जिनका संदर्भ एक दूसरे के पूरक के रूप में लिया जा सकता है। मो हुआ खुश दिख रहा था। मो हुआ को खुश देखकर वेनरेन वान भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जैसे ही मो हुआ लगातार पलटता रहा, अचानक वह रुक गया और फिर उसकी आंखें चमक उठीं। युआन चुंबकीय संरचना। 5 तत्वों वाले बागुआ संरचना के अलावा इस संग्रह में युआन चुंबकीय संरचना भी शामिल थी। पहला था फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न कलेक्शन रिकॉर्ड, जिस पर शांगगुआन परिवार के फॉर्मेशन पवेलियन की मुहर लगी थी। इसके बाद एक फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न सप्लीमेंट रिकॉर्ड जारी किया गया जिसके कवर पर वेनरेन परिवार की फॉर्मेशन पवेलियन सील लगी हुई थी। उसके बाद कई उच्च स्तरीय द्वितीय श्रेणी युआन चुंबकीय संरचनाएं थीं। ये ऐसी संरचनाएं थीं जिनके बारे में मोहुआ ने कभी सुना भी नहीं था। वे युआन चुंबकीय संरचनाएं थीं जो ताइक्सू गेट की परंपराओं का हिस्सा नहीं थीं। मोहुआ को बहुत धक्का लगा। आंटी वान, ये है। वेनरेन वान मुस्कुराया, मुझे पता था कि आप चांगहुआई के करीब थे, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आप आमतौर पर कौन सी संरचनाएं पढ़ते हैं। लेकिन चांगहुआई पूरी तरह से ताओवादी दरबार के मामलों में ही उलझा हुआ है और संरचनाओं में बहुत कुशल नहीं है, इसलिए वह ठीक से समझा नहीं सका। उससे यह बात निकलवाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी और उसने बस इतना कहा कि आपको युआन चुंबकीय संरचनाओं में बहुत रुचि लगती है, इसलिए मैंने आपके लिए ये चुंबकीय पैटर्न एनोटेशन और युआन चुंबकीय सरणी मानचित्र इकट्ठा किए हैं। तभी वेनरेन वान की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। हालांकि युआन चुंबकीय संरचनाएं काफी अस्पष्ट हैं और शांगगुआन परिवार और वेनरेन परिवार दोनों ने ही उनमें से कुछ ही दर्ज की हैं। बहुत कम शिष्य हैं जो उनका अध्ययन करने को तैयार हैं। मुझे यकीन नहीं है कि ये संरचना आरेख पर्याप्त है या नहीं। ये पर्याप्त से अधिक है। मो हुआ ने बार बार सिर हिलाया, फिर कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद चाची वान। ये देखकर कि मो हुआ ने वास्तव में उनकी सराहना की, वेनरेन वान को भी अपने दिल में संतुष्टि महसूस हुई। मो हुआ ने इन संरचना आरेखों को अपने हाथों में पकड़ लिया, उन्हें बहुमूल्य रत्नों की तरह संजोया। उसका हृदय खुशी से भर गया। चाची वान सचमुच स्वर्ग से आए एक महान दयालुता है। फॉर्मेशन डायग्राम्स को पकड़े हुए मोहुआ उन्हें छोड़ नहीं सका, खुद को बार बार उन्हें पलटने से रोक नहीं सका। अचानक उसकी अभिव्यक्ति जम गई। उन्होंने देखा कि उनमें से एक चित्र थोड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था कि फॉर्मेशन पैटर्न की संख्या थोड़ी ज्यादा थी। मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्रिय से उन पर नजर डाली और जानबूझकर फिर से गिनती की। 1, 2, 3, कुल 20 पैटर्न। 20 पैटर्न। मोहुआ कुछ देर के लिए रुक गया, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, फिर अचानक उसे एहसास हुआ और उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। द्वितीय श्रेणी 20 पैटर्न, परम गठन। उन्होंने तुरंत उस विशेष चित्र को निकाला और उस पर लिखे कई प्राचीन और अजीब मुहर अक्षर देखे। दूसरा जन्म थंडर स्ट्रीम संरचना। मोहुआ ने एक तेज सांस ली और वेनरेन वान की ओर देखा, कुछ अविश्वास से। आंटी वान, ये। वेनरेन वान ने उसकी प्रतिक्रिया देखी, कुछ उलझन में पड़ गई और सिर हिलाकर कहने से पहले नीचे देखा। ये शांगगुआन परिवार द्वारा संजोई गई एक निर्माण विधि है। मैंने अंकल शांगगुआन से इसे आपके लिए लाने को कहा था। ऐसा कहा जाता है कि शांगगुआन परिवार द्वारा महान उपलब्धियां प्राप्त करने के बाद उन्हें ताओवादी दरबार द्वारा पुरस्कृत किया गया और उन्हें स्वर्ग शू मंडप से इस निर्माण की विरासत प्राप्त हुई। हालांकि ये बहुत कठिन है और इसका उपयोग अज्ञात है, इसलिए किसी ने इसे नहीं सीखा और समय के साथ इसे बस त्याग दिया गया और भुला दिया गया। क्या ये निर्माण विधि बहुत मूल्यवान है? वेनरेन वान ने जिज्ञासा से मोहुआ से पूछा। मोहुआ ने सिर हिलाया, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। ये बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान। चाची वान की कल्पना से भी अधिक मूल्यवान। यह युआन चुंबकीय विधि का अंतिम गठन है जो माध्यमिक थंडर पैटर्न के मूल सार के सबसे करीब है। यहां तक कि एक फॉर्मेशन मास्टर, यदि युआन मैग्नेटिक विधि में पारंगत नहीं है या पारंगत है लेकिन उसने कभी युआन मैग्नेट की मूल प्रकृति की झलक नहीं देखी है और द्वितीय थंडर पैटर्न से अनभिज्ञ है, तो वह द्वितीय जन्म थंडर स्ट्रीम फॉर्मेशन का अर्थ समझने में असफल रहेगा। द्वितीय जन्म थंडर फ्लो अल्टीमेट फॉर्मेशन। मोहुआ भावनात्मक रूप से हिल गया था और लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। दूसरी ओर वेनरेन वान ने इतना नहीं सोचा था। मोहुआ की विस्मयकारी अभिव्यक्ति को देखकर और ये देखकर कि वह फॉर्मेशन आरेख से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था,
वह जानती थी कि यह फॉर्मेशन महुआ के लिए बहुत मायने रखता है और इस प्रकार वह संतुष्ट थी। इसे अच्छी तरह से रखें और संप्रदाय में इसका अध्ययन करने के लिए अपना समय लें। वेनरेन वान ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। हाँ। महुआ ने तुरंत फॉर्मेशन डायग्राम को अपने स्टोरेज बैग में भर लिया और फिर स्टोरेज बैग को अपनी छाती में दबा लिया। यदि आंटी वान वहां मौजूद न होती तो वह तुरंत इस अल्टीमेट फॉर्मेशन डायग्राम को स्टोरेज रिंग में सुरक्षित करना चाहता। केवल स्टोरेज रिंग में ही यह पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। यह देखने के बाद कि महुआ ने सभी फॉर्मेशन आरेखों को ठीक से संग्रहित किया था, वेनरेन वान ने अंततः राहत महसूस की और कहा, देर हो रही है, चलो वापस सेक्ट चलते हैं। और हाँ, मेरे लिए यूएर का भी ध्यान रखना। आंटी वान, निश्चिंत रहो। महुआ ने गंभीरता से सिर हिलाया। अब से यूएर उसका अपना भाई होगा। कोई भी, चाहे वह महान निर्जन दुष्ट देवता ही क्यों न हो, जब तक वे यूएर को निशाना बनाने का साहस करते, वह उनके दिव्य अवशेषों को नष्ट कर देता, उनके अवतार को मार डालता और उन्हें एक एक निवाले को खाने के लिए स्नैक्स में बदल देता। संप्रदाय में वापस लौटने के बाद महुआ ने तुरंत और मूल्यवान रूप से सभी संरचना आरेखों को अपने भंडारण रिंग में एकत्र किया। ये सभी बहुमूल्य खजाने हैं जिन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसके अलावा उसे गुप्त रूप से उनका अध्ययन करना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ताकि आंटी वान को कोई परेशानी न हो। चाची वान के उदासीन दिखने के बावजूद महुआ अपने दिल में जानता था कि आखिरकार ये संरचनाएं दो महान परिवारों, शांगगुआन और वेनरेन की विरासत थी और बेहद कीमती थी। चाची वान वेनरेन परिवार की वैध बेटी और शांगगुआन परिवार की बहू है, लेकिन दूसरे शब्दों में वह वेनरेन परिवार द्वारा भेजी गई बेटी है और शांगगुआन परिवार में विवाहित बाहरी है। एक बार दोनों परिवारों की विरासत का पता चल जाने पर उसे दे देना निश्चित रूप से आरोप और आलोचना का स्रोत बन जाएगा। परिवार में चाची वान की स्थिति निश्चित रूप से और भी कठिन हो जाएगी। इसके अलावा उनमें से एक अल्टीमेट फॉर्मेशन भी है। चाची वान फॉर्मेशन कला में विशेषज्ञ नहीं है, हो सकता है कि उन्हें पता ना हो कि उन्होंने उसे किस प्रकार का फॉर्मेशन दिया है। द्वितीय श्रेणी अंतिम गठन, दूसरा जन्म थंडर स्ट्रीम संरचना। महुआ ने खुद को रोका, लेकिन आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने सेकंड बॉर्न थंडर फ्लो अल्टीमेट फॉर्मेशन का फॉर्मेशन डायग्राम फिर से निकाला, उसे हाथ में रगड़ा और एक नासमझ बच्चे की तरह सिकुड़ी हुई आंखों से मुस्कुराया। यह एक परम संरचना है और ये द्वितीयक थंडर फ्लो निरपेक्ष सरणी है, जो 8 ट्रिग्राम थंडर श्रृंखला संरचना की व्युत्पत्तियों के बीच युवान चुंबकीय संरचना के सार के सबसे करीब है। महुआ को इसे सीखने की उत्सुकता थी, लेकिन कुछ नजरें डालने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह अभी इसे नहीं सीख सकता। सबसे पहले, युवान चुंबकीय संरचना में उनकी नींव पर्याप्त नहीं है। उन्होंने 5 तत्वों के बागुआ संरचना के बारे में बहुत कुछ सीखा है, जिससे एक ठोस आधार और गहन समझ स्थापित हुई है। लेकिन युवान मैग्नेटिक फॉर्मेशन के लिए महुआ ने केवल कुछ ही सीखा है, जिससे उसकी नींव अनिवार्य रूप से कमजोर हो गई है और समझ गहन होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा अधिक उन्नत सेकेंडरी थंडर फॉर्मेशन एक अल्टीमेट फॉर्मेशन होने के कारण पहली नज़र में महुआ द्वारा सही मायने में समझे जाने की संभावना और भी कम थी। दूसरे, उसकी दिव्य भावना भी अपर्याप्त है। 20 पैटर्न के साथ एक परम गठन के लिए स्वाभाविक रूप से 20 पैटर्न के साथ दिव्य भावना की आवश्यकता होती है। वर्तमान में महुआ की दिव्य इंद्रिय में केवल 17 पैटर्न हैं, जो मुश्किल से 18 पैटर्न के बराबर हैं। 18 पैटर्न के निकट होने के बावजूद 20 पैटर्न तक पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। विशेष रूप से 19 और 20 पैटर्न के बीच फाउंडेशन स्थापना से गोल्डन कोर तक आगे बढ़ने में भारी बाधा है। ये कल्पना करना कठिन है कि इस बाधा को पार करने में कितना समय लगेगा, शायद यह उतना ही कठिन होगा जितना कि पानी द्वारा पत्थर को काटना। अन्यथा सफलता प्राप्त करने के लिए एक दावत की आवश्यकता हो सकती है। सीख नहीं सकता। द्वितीय श्रेणी का अल्टीमेट फॉर्मेशन उसकी आंखों के सामने है, फिर भी वह केवल देख सकता है, सीख नहीं सकता। महुआ ने आह भरी। उन्होंने अनिच्छा से द्वितीय श्रेणी के थंडर फ्लो अल्टीमेट फॉर्मेशन के फॉर्मेशन डायग्राम को संग्रहित कर लिया, जिसमें द्वितीय श्रेणी के 20 पैटर्न थे, और फिर उनकी निगाह दृढ़ हो गई। चाहे जो भी हो, उसे अपनी दिव्य भावना को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुझे स्वर्गीय दाव कानूनों को संतुष्ट करने, बाधाओं को तोड़ने, फिर दिव्य भावना को बढ़ाने, क्षेत्र को ऊपर उठाने और जितनी जल्दी हो सके 20 पैटर्न के दिव्य भावना क्षेत्र तक पहुंचने का एक तरीका खोजना होगा, ताकि माध्यमिक थंडर निरपेक्ष सरणी को समझा जा सके।
दिव्य ज्ञान को बढ़ाने का सबसे तेज तरीका दुष्ट आत्माओं को भस्म करना है। दुष्ट आत्माओं को भस्म करने का सबसे तेज तरीका एक वेदी ढूंढना है। एक दुष्ट ईश्वर के अधिकार को चुराकर कोई व्यक्ति एक ऐसी डिलीवरी प्राप्त कर सकता है जो तुरंत तृप्त हो सकती है, लेकिन अब सीमित होने के कारण वह वेदियों की तलाश करने या आदेश देने के लिए बाहर नहीं जा सकता था। इस पद्धति को त्यागना होगा। इसके अलावा निर्माण पैटर्न के व्यापक अभ्यास के माध्यम से दिव्य भावना को परिष्कृत करना एक और संभावना है। लेकिन मुहुआ हर दिन हर पल यही करता रहा है। अपनी प्रबल दिव्य अनुभूति और ताओवादी स्तंभ के साथ जो दिव्य विचारों का पता लगा सकता है, मुहुआ का दैनिक निर्माण अभ्यास उसी साधना स्तर पर अन्य निर्माण गुरुओं की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है। ताओवादी स्तंभ प्राप्त करने के बाद से मुहुआ बिना किसी ढिलाई के हर दिन लगातार अभ्यास कर रही है, इसलिए इसके बारे में कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अंततः सामान्य साधकों की तरह दिव्य इंद्रिय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपने साधना क्षेत्र को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना एक अन्य मार्ग है। मुहुआ ने एक क्षण के लिए सोचा। ग्राउंडेड होने के कारण प्रतिदिन बड़ी मात्रा में संरचनाओं का अभ्यास करने के अलावा ऐसा लगता है कि उसका एकमात्र विकल्प अपनी साधना को बढ़ाकर अपनी दिव्य भावना को मजबूत करना है। नींव निर्माण मध्य चरण। उन्होंने अन्य विकल्पों पर विचार करने से पहले यथाशीघ्र अपनी साधना को फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण तक बढ़ाने का निर्णय लिया। मुहुआ ने सिर हिलाया। इसके बाद मुहुआ ने बाकी सब कुछ एक तरफ रख दिया और एकनिष्ठ होकर रहस्यमय संरचनाओं को सुझाने में लग गया, इस आशा में कि वह शीघ्र ही बाधाओं को तोड़ देगा और फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण तक पहुंच जाएगा। उन्होंने अस्थायी रूप से यू परिवार के जलगढ़ और जल यम के मामलों में हस्तक्षेप करना भी बंद कर दिया। बेशक अब वह चाहकर भी उनका प्रबंधन नहीं कर सकता था। 5 तत्व स्रोत कवच का शोधन जारी है। अपने खाली समय में वह अभी भी मास्टर गू के साथ भोजन के लिए मिलते थे और अपने तरीकों में सुधार पर चर्चा करते थे। यदि उसके साथी शिष्य पुरस्कार के संबंध में उसकी सहायता चाहते तो वह उनका मार्गदर्शन करता तथा कनिष्ठ भाई के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता। दूसरी ओर मास्टर गू अधिक अनुकूलित आध्यात्मिक उपकरण बेचकर अधिक स्पिरिट स्टोन अर्जित कर सकते थे। इनके अलावा मुहुआ ने अपना लगभग सारा समय और ऊर्जा फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण की अड़चन को तोड़ने में खर्च कर दी। स्वर ज्ञान जुए की अड़चन आम लोगों के लिए कुछ हद तक अथाह लग रही थी। जटिल संरचना पैटर्न, रहस्यमय संरचनाओं की विशाल मात्रा तथा दिव्य रैंक का गुणात्मक परिवर्तन साधारण किसानों के लिए प्रत्येक बाधा एक दुर्गम खाई की तरह लगती थी। लेकिन मुहुआ को इसकी आदत थी। कम से कम उनके विचार में ये केवल नियमित अड़चनें थीं। चेतना के सागर के अंदर गहन निर्माण ज्ञान, शक्तिशाली दिव्य ज्ञान आधार, गहन गणना शक्ति और मुश्किल गणना की कई गति के साथ विशाल और जटिल रहस्यमय संरचनाओं को मुहुआ ने बर्फ पर गर्म सूप डालने की तरह तेजी से हल कर दिया। अड़चन धीरे धीरे कम हो रही थी। 1 महीने से अधिक समय के बाद जब मुहुआ ने हेवन यान जुए की सभी रहस्य संरचनाओं को लगभग हल कर लिया था और फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण को तोड़ने वाला था, चेंग मो अचानक मुहुआ की तलाश में आ गया। जूनियर भाई, क्या आप तलवार चर्चा सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं? चेंग मो ने पूछा। मुहुआ आश्चर्यचकित रह गया। तलवार चर्चा सम्मेलन, ये शब्द उसने पहले भी सुना था। उनके साथी शिष्यों के बीच बातचीत में कभी कभी इसका उल्लेख होता था, यद्यपि अक्सर अस्पष्ट शब्दों में। मुहुआ को लगा कि यह उससे दूर की बात है, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं पूछा। बेशक जो बात उन्होंने सबसे अधिक सुनी वह थी डिबेटिंग स्वॉर्ड कॉन्फ्रेंस शब्द। तलवार चर्चा सम्मेलन और ताओवादी कौशल चर्चा सम्मेलन में क्या अंतर है? मुहुआ ने चेंग मो से पूछा। चेंग मो ने उत्तर दिया, ताओवादी कौशल चर्चा सम्मेलन एक सामान्य शब्द है जिसमें गोलियां, कलाकृतियां, तावीज, संरचनाएं और तलवारबाजी जैसी श्रेणियां शामिल हैं। तलवार चर्चा सम्मेलन उन्हीं श्रेणियों में से एक है। गोलियां, कलाकृतियां, ताबीज और संरचनाएं ताओवादी साधना कौशल का मूल्यांकन है। तलवार चर्चा सम्मेलन में युद्ध कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। कियान शिक्षण राज्य सीमा के विभिन्न महान संप्रदायों के शिष्य युद्ध प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। मुहुआ हैरान था, अगर तलवार पर चर्चा, जादू की लड़ाई और मार्शल मीटिंग होती है तो इसे केवल तलवार चर्चा सम्मेलन क्यों कहा जाता है? चेंग मो ने अपना सिर खुजलाया। मुझे भी नहीं पता, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तलवार साधक सबसे अच्छे होते हैं। मुहुआ चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। चेंग मो ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं सीटू जियान को बुला लूं? वह तलवार का साधक है, उसे जरूर पता होगा।
चेंग मो वास्तव में सीटू जियान को बुलाने के लिए भाग गया। जब तक सीटू जियान पहुंचा, मो हुआ को एहसास हुआ कि उन्हें मिले हुए काफी समय हो गया है और सीटू जियान फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण तक पहुंच गया था। साथ ही शिष्यों के बीच साधना प्रगति भिन्न भिन्न होती है। इसके अलावा ये साधना तकनीकों और ताओवादी कौशलों से प्रभावित होता है, साथ ही इस बात से भी कि क्या व्यक्ति के पास पर्याप्त साधना संसाधन है, क्या उन्हें अपनी नींव को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है, तथा आध्यात्मिक शक्ति चक्र को पूर्ण करने के विचार भी प्रभावित होते हैं। इसलिए शिष्यों की साधना प्रगति को सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता। सीटू जियान काफी सफल रहा, उसने पर्याप्त आध्यात्मिक वस्तुएं तैयार कर ली थी और लगभग चक्र पूरा कर लिया था, इसलिए उसे सफलता पहले ही मिल गई। चेंग मो और यान कियानजुन को अपने रक्त क्यूई को और अधिक नियंत्रित करने की आवश्यकता थी, इसलिए वे धीमे थे। मो हुआ के लिए उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी जब तक वह क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता था। रक्त क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति का उसके लिए कोई महत्व नहीं था। उनकी आध्यात्मिक जड़ में भी विशेष बात नहीं थी। सीटू जियान ने मो हुआ को समझाया, डिबेटिंग स्वॉर्ड शब्द का एक लंबा इतिहास है। तलवार चर्चा सम्मेलन में शुरू में केवल तलवारबाजी पर बहस होती थी, जिसमें तलवार साधक एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे ताकि श्रेष्ठता निर्धारित की जा सके और ये तय किया जा सके कि कौन सर्वश्रेष्ठ है। जो भी प्रथम स्थान का दावा करता है उसे तलवार चर्चा सम्मेलन के नेता के रूप में मान्यता दी जाती है और आमतौर पर साधना और युद्ध शक्ति के मामले में साथी शिष्यों में सबसे अग्रणी माना जाता है। लेकिन शरीर साधक और आध्यात्मिक साधक इस बात से सहमत नहीं थे। तलवार साधकों में प्रथम को सभी शिष्यों में प्रथम क्यों माना जाए? तो बाद में शारीरिक साधक और आध्यात्मिक साधक भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन चूंकि शारीरिक साधक और आध्यात्मिक साधक तलवारों का उपयोग नहीं करते, इसलिए तलवार साधकों के साथ प्रतिस्पर्धा करके जीतने का अर्थ था कि जो व्यक्ति तलवारबाजी का अभ्यास नहीं करता, वह तलवार चर्चा सम्मेलन में प्रथम स्थान का दावा कर सकता था, जो कि तर्कसंगत नहीं था। इस प्रकार ये टीम युद्ध में बदल गया, जिसमें एक तलवार साधक, एक शरीर साधक और एक आध्यात्मिक साधक 3 लोगों की एक टीम बनाकर एक दूसरे से लड़ते थे। बाद में ताओवादी सैनिकों के संगठन के बाद ये 5 व्यक्ति दस्तों की प्रतियोगिता बन गई। शुरू में ये सीधा मुकाबला था जिसमें सर्वश्रेष्ठ टीम जीतती थी। कियान राज्य के कुछ वरिष्ठ पूर्वजों ने महसूस किया कि इस तरह की ढिठाई वास्तविक युद्ध स्थितियों को प्रतिबिंबित नहीं करती थी और इसलिए उन्होंने झंडे पर कब्जा करने, राक्षसों का शिकार करने, तलवारें जब्त करने जैसे उद्देश्यों को जोड़कर नियमों को बदल दिया, अन्य प्रतिबंधों के साथ, जिसे अब तलवार चर्चा सम्मेलन कहा जाता है। एक ही संप्रदाय के 5 शिष्य मिलकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए काम करते हैं, साधना तकनीकों पर चर्चा करते हैं और सहयोग व रणनीति को महत्व देते हैं। अगर वे जीतते हैं तो 5 विजेता होते हैं, अगर हारते हैं तो सभी बाहर हो जाते हैं। वे या तो यश या अपमान साझा करते हैं। मो हुआ ने सिर हिलाया, उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। चेंग मो ने सीटू जियान के कंधे पर थपथपाया और प्रशंसा करते हुए कहा, आप वास्तव में बहुत कुछ जानते हैं। सीटू जियान ने असहाय होकर उत्तर दिया, कभी कभी आपको अपनी कुल्हाड़ी घुमाने के बजाय अधिक ध्यान भी देना चाहिए। चेंग मो मुस्कुराया और फिर मो हुआ को आमंत्रित किया, छोटे भाई, क्या आप आकर देखना चाहेंगे? ये कियानिक्स्यू राज्य सीमा का भव्य आयोजन है जो हर 3 साल में एक बार होता है। सीटू जियान ने कहा, और हमारे लिए ये संभवतः हमारे जीवन काल में मिलने वाला एकमात्र मौका है। मो हुआ कुछ उलझन में था, क्या हम केवल एक बार ही भाग ले सकते हैं? सीटू जियान ने थोड़ा सिर हिलाया, आमतौर पर केवल वे शिष्य जो 9 साल से अधिक समय से संप्रदाय में हैं, फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में हैं, उनकी साधना, आध्यात्मिक शक्ति और रक्त क्यूई अपने चरम पर हैं, और जिन्होंने अभी तक गोल्डन कोर में सफलता हासिल नहीं की है, वे तलवार चर्चा सम्मेलन में भाग ले सकते हैं। यदि कोई बात के समूह से है और उसके पास सीखने के कुछ वर्षों की कमी है, तो उसकी साधना, रक्त क्यूई और आध्यात्मिक शक्ति सभी बहुत ही निम्न स्तर की होगी, जो अन्य संप्रदायों के स्वर्गीय गौरव के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होगी। मो हुआ ने समझ में सिर हिलाया। चेंग मो ने आह भरी, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अगले बैच में भाग ले पाऊंगा। इसे भूल जाओ, सीटू जियान ने अपना सिर हिलाया, कम से कम अगले बैच तक तो नहीं। चेंग मो थोड़ा सा असंतुष्ट था। सीटू जियान ने आगे कहा, ताओवादी कौशल चर्चा सम्मेलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये केवल एक शिष्य के साधना भविष्य के बारे में नहीं है, बल्कि संप्रदाय के विकास के बारे में भी है। सम्मेलन के लिए शिष्यों का चयन अत्यंत कठोर है, हर स्थान मूल्यवान है।
चेंग मो कुछ हद तक दुखी था, लेकिन वह जानता था कि सीटू जियान ने जो कहा वह सच था। दूसरी ओर मो हुआ उत्सुक था। ये समझ में आता है कि यह एक व्यक्तिगत शिष्य के भविष्य की संभावनाओं के बारे में है। यदि कोई साधना सम्मेलन में अच्छा प्रदर्शन करता है और ध्यान आकर्षित करता है, तो न केवल संप्रदाय उसे अधिक महत्व देगा, बल्कि अन्य साधना शक्तियां भी उसकी सराहना करेगी और उसे बहुत सारे पुण्य अंक भी मिल सकते हैं। लेकिन इसका संप्रदाय के विकास से क्या संबंध है? क्या दाव के बारे में बहस सचमुच इतनी महत्वपूर्ण है? मो हुआ ने सीतू जियान से पूछा और सीतू जियान ने पूछताछ की। छोटे भाई, क्या आप कियानलान पर्वत श्रृंखला के बारे में जानते हैं? कियानलान पर्वत श्रृंखला। मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, ऐसा लग रहा था जैसे उसे इसकी हल्की सी याद हो। सीटू जियान ने कहा, कियानलोन पर्वत श्रृंखला एक विशाल पर्वत श्रृंखला है जो कियानशु राज्य की सीमा तक फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला के भीतर एक विशाल स्पिरिट माइन है जिसमें स्पिरिट स्टोन्स का अद्भुत भंडार है। स्पिरिट स्टोन्स का एक आश्चर्यजनक उत्पादन, एक विशाल स्पिरिट माइन। मो हुआ अंदर से चौंक गया। सीटू जियान ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, यही मैंने अपने दादाजी से सुना है। स्पष्टतः ताओवादी दरबार ने विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कियानलोन स्पिरिट माइन पर कब्जा करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः कियान राज्य के महान परिवारों के दर्जनों वरिष्ठ पूर्वजों के प्रयासों से उन्हें दबा दिया गया। हालांकि ताओवादी न्यायालय ने अभी भी हार मानने से इनकार कर दिया। इतनी बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन्स दांव पर लगे होने के कारण परिवार एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अंततः दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया। इन स्पिरिट माइंस से निकलने वाले उत्पादन का एक छोटा सा हिस्सा ताओवादी दरबार को आध्यात्मिक कर के रूप में दिया जाना था और बाकी का उपयोग किया जाना था, जो कि कियानशुए राज्य की सीमा के भीतर स्थित महान संप्रदायों द्वारा किया जाता था। इन आत्मिक रत्नों को प्राप्त करके संप्रदायों का विस्तार और विकास हुआ। उन्होंने व्यापक रूप से शिष्यों को स्वीकार किया, शिक्षा दी और प्रतिभाओं का पोषण किया। ऐसा करके कियानलोंग आत्मिक खानों से प्राप्त आत्मिक रत्नों का उपयोग सभी के लाभ के लिए किया गया। दाओवादी न्यायालय ने इस पर सहमति दे दी है और परिवार का इसमें कोई योगदान नहीं है। परिणामस्वरूप यह विशाल कियानलोंग स्पिरिट माइन कियानिक्स्यू राज्य सीमा के भीतर सैकड़ों और हजारों संप्रदायों के सिर पर गिर गया है। लेकिन स्पिरिट स्टोन्स की इतनी बड़ी मात्रा, उन्हें कैसे विभाजित किया जाए, ये भी एक मुद्दा बन गया है। मो हुआ समझ गया और फिर बोला, ताओ चर्चा बैठक। हाँ, सीटू जियान ने सिर हिलाया। संप्रदाय के शिष्य अपनी रैंकिंग निर्धारित करने के लिए ताओ चर्चा बैठक में भाग लेंगे। ये रैंकिंग संप्रदायों के क्रम को प्रभावित करती है और संप्रदायों का क्रम कियानलान पर्वत, उस विशाल आत्मा खदान का हिस्सा निर्धारित करता है। यह एक विशाल स्पिरिट माइन है। किसी भी छोटे हिस्से का मतलब है स्पिरिट स्टोन्स की एक विशाल मात्रा। और आत्मा पत्थर एक संप्रदाय के विकास की नींव है। अतः ताओ चर्चा बैठक केवल शिष्यों के व्यक्तिगत भविष्य के बारे में नहीं है, बल्कि यह संप्रदाय के हितों और उसके भविष्य के विकास से भी निकटता से जुड़ी हुई है। तो यह ऐसा है। मो हुआ को एहसास हुआ और उसने थोड़ा सिर हिलाया। कनिष्ठ भाई, लगता है इस साल की ताओ चर्चा बैठक शुरू हो चुकी है, क्या आप जाकर देखना चाहेंगे? सीटू जियान ने भी बगल से पूछा। एक क्षण सोचने के बाद मो हुआ ने उत्तर दिया, जरूर। वह ये भी जानना चाहते थे कि ताओ चर्चा बैठक वास्तव में कैसी थी। जहां तक फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज तक पहुंचने की बात है, तो यह वैसे भी जल्द ही होने वाला था। इन 2 दिनों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। इस प्रकार मो हुआ ने खुद को आधे दिन की छुट्टी दी और चेंग मो और सीटू जियान के साथ ताओ चर्चा बैठक देखने चला गया। ताओ चर्चा बैठक केंद्रीय कियानिक्स्यू राज्य सीमा में दाओ पर्वत पर आयोजित की जाती है। बाहर से देखने पर ताओ पर्वत भव्य और भव्य है, जिसके चारों ओर एक विशाल संरचना बनी हुई है। मो हुआ एक नज़र में बता सकता था, यह एक बड़ा गठन था। इसके अलावा यह कोई बंद बड़ा संगठन नहीं था, बल्कि थोड़ा सक्रिय संगठन था। बड़े आकार के ढांचे के ऊपर प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। आभा आश्चर्यजनक थी, मानो कोई विशालकाय जानवर सुप्त अवस्था में पड़ा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। ये संरचना है। मो हुआ ने चेंग मो और सीटू जियान की ओर देखा। कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन उनके हाव भाव उससे भी अधिक हैरान करने वाले थे, इसलिए उसने अपना प्रश्न नहीं पूछा। कोई बात नहीं, फॉर्मेशन का मामला है, उन्हें परेशान न करना ही बेहतर है। ताओ चर्चा बैठक में प्रवेश के लिए आवश्यकताएं सख्त नहीं है, जब तक कि कोई व्यक्ति कियानिक्स्यू राज्य सीमा के भीतर एक संप्रदाय का शिष्य हो। मो हुआ के तीनों लोग पर्वतीय द्वार पर पहुंचे, अपने ताइक्सू टोकन दिखाए, संप्रदाय के शिष्य के रूप में अपनी पहचान की पुष्टि की और उन्हें ताओ पर्वत में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।
ताओ पर्वत में प्रवेश करना बड़े स्वरूप के अंदर प्रवेश करना है। चेंग मो और सीटू जियान कुछ उलझन में थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मो हुआ की धारणा में बड़े स्वरूप की विशालता और रहस्यमय भव्यता, साथ ही साथ अपार और असीम आध्यात्मिक आभा अत्यंत तीव्र थी। वह पूरे पर्वत पर उच्च स्तरीय संरचना पैटर्न की जटिल गतिविधियों को भी हल्के से महसूस कर सकता था, साथ ही विशाल महासागर जैसी आध्यात्मिक शक्ति की गहन लेकिन अविचलित गतिविधि को भी महसूस कर सकता था। मो हुआ बहुत प्रभावित हुआ, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सचमुच 5वीं कक्षा क्यानिक्सु राज्य सीमा होने के योग्य इतनी सारी भव्य चीजें। वह सोच रहा था कि वह कब स्वयं इस स्तर का एक बड़ा गठन स्थापित कर सकेगा। मोहुआ उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। सीटू जियान मोहुआ के साथ चलते हुए समझाते हुए बोले, ताओ चर्चा बैठक में कीमिया कलाकृति शोधन रून्स गठन के क्रम में मूल्यांकन किया जाएगा। तलवार पर बहस कुछ अलग है, लंबे चक्र अधिक प्रतियोगिताओं के कारण, इसलिए प्रत्येक सत्र का समय अलग अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर यह कीमिया कलाकृति रून गठन चर्चाओं के साथ मेल नहीं खाएगा। तीनों बातें करते हुए साथ साथ चल पड़े। ताओवादी क्षेत्र के निकट वास्तव में लोगों का एक समुद्र था, न केवल ताइक्सू गेट बल्कि अन्य 4 महान संप्रदायों, 8 महान द्वारों, 12 धाराओं, साथ ही कियान लनिंग सोगेट्स के शिष्य भी देखने के लिए मौजूद थे। ताओवादी मैदान के चारों ओर उत्साह का माहौल था, विभिन्न संप्रदायों के ताओवादी वस्त्र पहने युवा शिष्यों से भरा हुआ, आकर्षक युवक और साथ ही सुंदर आकृति वाली सुंदर युवतियां भी मौजूद थीं। चेंग मो कुछ हद तक तरस रहा था। क्या आपको लगता है अगर मैंने आज से 6 साल बाद तलवार चर्चा सम्मेलन में महान कौशल का प्रदर्शन किया, अपने लिए नाम कमाया, तो क्या ये लड़कियां और साथ ही जूनियर बहनें मुझे पसंद करेगी और खुद को मेरे लिए समर्पित करने पर जोर देंगी? सीटू जियान ने उसके कंधे पर थपथपाया आह भरी और कहा, ये जगह भीड़ भाड़ वाली है, अगर आप दिवास्वप्न देख रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप कहीं और चले जाएं। चेंग मो अचंभित रह गया, फिर कुछ नाराज होकर उसने अपनी आवाज धीमी कर ली और कहा, अच्छा सीतू जियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीची नजर से देखने की? चलो कोई जगह ढूंढते हैं, देखते हैं तुम्हारी तलवार तेज है या मेरी कुल्हाड़ी ज्यादा सख्त। मो हुआ थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था और आह भरते हुए बोला, ठीक है जूनियर भाई। चेंग मो तुरंत मान गया और फिर सीटू जियान को देखते हुए फुसफुसाया, जूनियर भाई के सम्मान के कारण मैं आपके विरुद्ध ये बात नहीं रखूंगा। सीटू जियान ने अपना सिर हिलाया। इस बीच कीमिया सम्मेलन पहले ही शुरू हो चुका था। विशाल ताओवादी क्षेत्र में अनेक कीमिया भट्टियां स्थापित की गईं। संप्रदाय के शिष्यों का एक समूह, जो मो हुआ और उसके साथियों से अधिक उम्र का और साधना में अधिक गहरा था तथा काफी लंबा भी था, सभी गंभीर भावों के साथ कीमिया शुरू करने के लिए आग जलाने लगे। परीक्षा की निगरानी के लिए वहां वरिष्ठ लोग मौजूद थे। बहुत से शिष्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए। हालांकि इस समय तक दृश्य शांत हो चुका था और किसी भी शिष्य ने जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की। ताओवादी क्षेत्र के ऊपर फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में शिष्यों ने रसायन विद्या पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी गोलियां पूरी करने के बाद वे उन्हें ऊपर के बुजुर्गों के सामने प्रस्तुत करते, जो उनकी समीक्षा करते और सभी को परिणाम घोषित करने से पहले उन्हें ए, बी, सी या डी ग्रेड देते। जो लोग बाहर हो जाते थे वे आसमान की ओर देखते और आह भरते हुए निराश होकर मैदान से बाहर चले जाते थे। जो लोग आगे बढ़े उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी और उन्होंने बुजुर्गों को प्रणाम किया। फिर एक नए समूह ने अलकमी को जारी रखने के लिए उनकी जगह ले ली। गोलियां बनने के बाद प्रक्रिया दोहराई गई। मो हुआ ने कुछ देर तक देखा, लेकिन उसे यह नीरस और उबाऊ लगा। ताओ चर्चा बैठक वास्तव में एक भव्य आयोजन था, लेकिन किनारे से देखना भी काफी उबाऊ था। और यह अलकमी दांव भी था। मो हुआ रसायन विद्या में पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं था, लेकिन उसका ज्ञान सीमित था। उन्हें केवल कुछ व्यवहारिक गोली ज्ञान की ही सही समझ थी, जो उन्हें अच्छी तरह याद थी। जैसे कि कौन सी गोली किस चोट को ठीक करती है, कौन सा जहर ठीक करता है और उसका क्या प्रभाव होता है। इसके अलावा कौन सी जड़ी बूटियां छल कपट, जहर आदि के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसके अलावा मो हुआ ने कीमिया की बारीकियों पर बहुत कम शोध किया था। वह कई पिल बैचों को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने में भी कामयाब नहीं हो पाए थे। यदि उसकी छोटी बहन कीमिया कर रही होती तो वह कुछ देर और देखता। लेकिन जहां तक ताओवादी क्षेत्र के लोगों का सवाल है, उनमें से अधिकांश अन्य संप्रदायों से थे, ऐसे शिष्य जिन्हें वह पहचानता नहीं था। इसलिए कुछ देर देखने के बाद मो हुआ को नींद आने लगी।
चेंग मो तो और भी अधिक चिंतित था। सीटू जियान कुछ हद तक बेहतर था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तीनों ने एक दूसरे को देखा, थोड़ा सिर हिलाया और चुपचाप भीड़ से बाहर चले गए। कीमिया थोड़ी नीरस है, चेंग मो ने कहा। उन लोगों के अलावा जो पिल मास्टर बनने के लिए दृढ़ हैं या जो कीमिया दाव में उच्च निपुणता के साथ कीमिया सम्मेलन में रैंक करना चाहते हैं, कुछ ही शिष्य हर दिन ऐसी कीमिया प्रतियोगिताओं का पालन करते हैं। तलवार चर्चा सम्मेलन के विपरीत, जहां मुंह के मांस को जोड़ते हैं, मंत्र बेतहाशा उड़ते हैं और तलवार नियंत्रण के साथ लड़ाई होती है, ये देखना रोमांचक है। सीटू जियान ने भी सिर हिलाया। वास्तव में कीमिया में ये ताव साधना कौशल ज्यादातर लोगों के लिए कोई खास तमाशा नहीं है। बात बस इतनी है कि ताव चर्चा सभा अभी शुरू हुई है और लोग उत्साह में शामिल होने आए हैं, इसलिए भीड़ है। कुछ दिनों में उपस्थिति कम हो जाएगी। हमें कुछ समय बाद तक इंतजार करना होगा। जब तलवार चर्चा सम्मेलन शुरू होगा, वही असली भव्य आयोजन होगा। ताओ चर्चा बैठक कियान राज्य में एक भव्य आयोजन है और तलवार चर्चा सम्मेलन ताओ चर्चा बैठक का मुख्य आकर्षण है। न केवल कियानिक्स्यू राज्य सीमा के भीतर, बल्कि केंद्रीय दाव न्यायालय और बाहर से कई महान परिवार और महान संप्रदाय भी विशेष रूप से लोगों को देखने के लिए भेजेंगे। यदि कोई तलवार चर्चा सम्मेलन में शीर्ष पर आता है, केवल तभी वह हजारों स्वर्गीय गौरवों के बीच वास्तव में प्रतिष्ठित होता है, जो संप्रदाय को गौरव और स्वयं को प्रसिद्धि दिलाता है। ओह, मोहुआ ने सिर हिलाया। चेंग मो ने चारों ओर देखा और फिर मोहुआ और सीटू जियान से पूछा, क्या तुम लोग अभी भी देख रहे हो? सीटू जियान ने मोहुआ की ओर देखा। कुछ देर सोचने के बाद मोहुआ ने अपना सिर हिलाया, पहले वापस चलते हैं। कीमिया देखना ज्यादा दिलचस्प नहीं है। अगर बाद में समय मिला तो हम वापस आकर और भी देख सकते हैं। ठीक है, चेंग मो और सीटू जियान ने सहमति में सिर हिलाया। फिर वे तीनों ताओ पर्वत को छोड़कर अपने घर की ओर चल पड़े और अपने संप्रदाय में लौट आए। संप्रदाय में वापस आकर मोहुआ ने अपनी सामान्य साधना दिनचर्या पुनः शुरू कर दी। बाधाओं को पार करते हुए संरचना चित्रकला का अभ्यास किया और कवच को परिष्कृत किया। जब भी उनके पास समय होता, वे ताओवादी सम्मेलन देखने के लिए ताओ पर्वत पर जाते थे। ताओवादी सम्मेलन आखिरकार कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री में एक भव्य आयोजन था जो हर 3 साल में एक बार ही होता था। यद्यपि वह इसमें भाग नहीं ले रहा था, फिर भी कुछ समझ होना आवश्यक था। इसके अलावा, सिर्फ इसलिए कि वह अभी भाग नहीं ले रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भविष्य में भाग नहीं लेगा। मोहुआ ने गणना की कि 6 वर्षों में यदि उसकी साधना आधार स्थापना के अंतिम चरण तक पहुंच गई, तो संभवतः वह भी 10,000 संप्रदायों की प्रतिभाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा और स्वयं को मापेगा। हालांकि यह आयोजन बहुत ही हाई प्रोफाइल था और उनके विनम्र स्वभाव के अनुकूल नहीं था। ऊंचे पेड़ बहुत हवा पकड़ते हैं। बाहर निकली हुई कील को पहले ठोक दिया जाता है। ये सभी उसके गुरु की ओर से गंभीर शिक्षाएं थीं। इसलिए भविष्य में ताओवादी सम्मेलन में भाग लेना है या नहीं, इस विषय पर मोहुआ अभी भी संघर्षरत था। फिर भी यह अभी भी 6 साल बाद का मुद्दा था और ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में उसे जल्दबाजी में सोचने की जरूरत थी। उसने फैसला लेने से पहले स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। ताओवादी सम्मेलन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहा। मोहुआ को जब भी मौका मिलता, वह उसे देखने चला जाता। इस ताओवादी सम्मेलन का एजेंडा गोलियों पर बहस के साथ शुरू हुआ, उसके बाद कलाकृतियों की गहराई, फिर रूनों पर चर्चा सरणी शिल्प के साथ जारी रहा और अंत में तलवारबाजी पर बहस के साथ समापन हुआ। गोलियों पर बहस करने में कोई दिलचस्प बात नहीं थी। ये बस कुछ लोग थे जो अपनी भट्टियों पर काम कर रहे थे, तकनीकों, ताप पर नियंत्रण और कीमिया के कौशल पर चर्चा कर रहे थे, और अंत में उन्हें गोलियों को बनाने में लगे समय, सफलता दर और गुणवत्ता जैसे कारकों के आधार पर आंका गया। मोहुआ को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। जहां तक नेता की उपाधि प्राप्त करने का प्रश्न है, मोहुआ उन्हें पहचान नहीं पाया। वह केवल इतना जानता था कि यह डानकिंग संप्रदाय की एक वरिष्ठ बहन थी जो उससे 2 कक्षाओं पर थी। कियान लनिंग स्टेट सीमा के 12 संप्रदायों में से एक, डानकिंग संप्रदाय के अधिकांश अनुयायी अपना जीवन रसायन विद्या को समर्पित करते हैं। विश्व की सहायता करने और घायलों को ठीक करने के लिए कीमिया का अभ्यास करना। मोहुआ ने अप्रत्याशित रूप से टोंगक्सियन शहर के प्रथम श्रेणी के गोली मास्टर बूढ़े श्री फैन के बारे में सोचा। बचपन से ही उसकी दिव्य भावना प्रबल थी, लेकिन शारीरिक बनावट कमजोर थी। बूढ़े श्री फैन के उपचार और देखभाल के कारण ही वह सुरक्षित रूप से बड़ा हो सका। डैनकिंग संप्रदाय के माहौल ने मोहुआ को कुछ हद तक बूढ़े मिस्टर फैन के समान एहसास दिया। मोहुआ को अचानक अपने दिल में स्नेह की लहर महसूस हुई।
इसके बाद कलाकृतियों पर बहस का सम्मेलन हुआ। मोहुआ ने इस पर अधिक ध्यान दिया। यद्यपि वास्तव में उनकी कलाकृति शोधन कौशल उनकी कीमिया कौशल जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उनके पास कुछ ज्ञान था। विशेष रूप से हाल के दिनों में उन्होंने थर्ड ग्रेड गोल्डन कोर आर्टिफैक्ट रिफाइनर मास्टर गू के साथ आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग पर कई जानकारियों का आदान प्रदान किया था। मोहुआ ने रिफाइनमेंट एरे मैप को डिजाइन करने और आध्यात्मिक कलाकृतियों के एक बड़े बैच को अनुकूलित करने में भी अग्रणी भूमिका निभाई और यह सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान में बहुत समय बिताया कि आध्यात्मिक कलाकृतियों का रूप संरचनाओं की संरचना से मेल खाता है। इसलिए यद्यपि उनके आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग का वास्तविक स्तर अभी भी उल्लेखनीय नहीं था, वे द्वितीय श्रेणी का हथौड़ा भी नहीं चला सकते थे। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में उनके दृष्टिकोण और दायरे में उल्लेखनीय सुधार हुआ। यह ऐसी चीज है जो सामान्य आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स के पास नहीं होती, विशेष रूप से उन शिष्यों के पास जो विरासत में मिली प्रणाली और मानक आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग दिशानिर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करते हैं। अब जब मोहुआ ने दूसरों को कलाकृतियां बनाते देखा, उनकी तकनीकों का अवलोकन और सारांश करके तथा रिफाइनमेंट एरे मैप के लिए अपने स्वयं के डिजाइन विचारों में सुधार करके उसे भी बहुत लाभ हुआ। कुछ दिनों बाद वाद विवाद कलाकृति सम्मेलन भी समाप्त हो गया। हालांकि वाद विवाद कलाकृति सम्मेलन का विजेता मोहुआ के लिए कुछ अप्रत्याशित था। वह कियान लनिंग के 100 द्वारों के अंतर्गत कलाकृतियों के शोधन में विशेषज्ञता रखने वाले 12 धाराओं या संप्रदायों से संबंधित नहीं था, बल्कि 8 महान द्वारों में से एक ताय आ संप्रदाय से था, जिसका ताइक्सु द्वार से कुछ संबंध है। ताया संप्रदाय। मोहुआ एक क्षण के लिए रुक गया। उन्हें याद आया कि वरिष्ठ भाई फैंग ओयांग फैंग, जिनके साथ उनकी मित्रता थी, वे भी ताया संप्रदाय से थे। हालांकि वाद विवाद कलाकृतियों सम्मेलन का विजेता वरिष्ठ भाई फैंग से एक कक्षा ऊपर होना चाहिए, संभवतः वरिष्ठ भाई फैंग का अपना वरिष्ठ भाई। जिस कलाकृति शोधन विधि के कारण उन्हें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वो तलवारबाजी मंत्र बिंदु था। ताइया संप्रदाय तलवारें बनाने का मंत्र। मोहुआ ने अपनी थोड़ी को सहलाया, विचारों में खोया हुआ। फिर रून प्रतियोगिता हुई। मोहुआ को रून से सबसे कम संपर्क था। सरल शब्दों में कहें तो रून को परिष्कृत करने का अर्थ है मंत्रों को संघनित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करना और उन मंत्रों को पहले से तैयार किए गए ज़ैड तावीज़ों में सील करना। इस तरह इसका उपयोग करते समय कोई सीधे मंत्र को सक्रिय कर सकता है। रूनों में वास्तव में साधना क्षेत्र से संबंधित कुछ सीमाएं होती हैं, लेकिन आमतौर पर उन्हें उपयोगकर्ता द्वारा आध्यात्मिक शक्ति के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता नहीं होती है। इसे आक्रमण की एक सुविधाजनक पूरक विधि के रूप में देखा जा सकता है। रून शोधन भी एक ऐसी श्रेणी है जो ताओ साधना के उद्योगों को जोड़ती है। रिफाइनिंग रून में प्रयुक्त ज़ैड टेलिस्मन मंत्रों को संग्रहित कर सकते हैं तथा स्वाभाविक रूप से आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग और फॉर्मेशन क्राफ्टिंग पर निर्भर करते हैं। और एक रून शोधन मास्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आध्यात्मिक शक्ति है। उत्कृष्ट रून शोधन मास्टर्स के पास प्रचुर आध्यात्मिक शक्ति होती है और वे मंत्रों में निपुण होते हैं, विशेष रूप से दुर्लभ या श्रेष्ठ कौशलों में। ये पहलू स्वाभाविक रूप से मोहुआ के साथ असंगत था। यद्यपि मोहुआ एक आध्यात्मिक साधक है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक जड़ें निम्न स्तर की हैं और आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है। वह मंत्रों में निपुण है, लेकिन वह सभी तकनीकों में निपुणता के दृष्टिकोण का पालन करता है, अर्थात सामान्य निम्न श्रेणी के मंत्रों में भी निपुणता प्राप्त करता है। इसके अलावा ज़ैद तावीज़ों के लिए आधार सामग्री काफी महंगी है। मोहुआ उन्हें खरीदने के लिए बहुत मितव्ययी था। फॉर्मेशन मीडिया और स्पिरिचुअल इंक खरीदते समय भी उन्हें पीड़ा महसूस हुई। इन कारणों से सभी ताओ साधना श्रेणियों में मोहुआ का रून शोधन सबसे कमजोर था। हालांकि उन्होंने 6 ग्रेड सी के साथ ग्रेड ए भी प्राप्त किया, लेकिन इन ग्रेड सी में से उनका रून शोधन सबसे कमजोर था, जो बड़ी मुश्किल से ग्रेड डी में गिरने से बचा था। इसलिए रून प्रतियोगिता के दौरान मोहुआ ने केवल संक्षेप में उस पर नजर डाली। जहां तक अंत में नेता बनने का सवाल है, तो उन्होंने इस पर गौर तक नहीं किया। उसके बाद एरे प्रतियोगिता है। एरे प्रतियोगिता में कम लोग भाग लेते हैं। ताओ चर्चा सम्मेलन में ताओ साधना की 4 श्रेणियों कीमिया, शिल्पकला शोधन, रूनिक जादू और निर्माण में से निर्माण चरमोत्कर्ष है, जो अंतिम निर्धारित है। लेकिन पहले 3 को देखने के बाद अधिकांश शिष्यों की रुचि समाप्त हो गई है। इसके अलावा अगला कार्यक्रम तलवार चर्चा सम्मेलन है। अधिकांश शिष्यों की अपेक्षाएं तलवार चर्चा सम्मेलन पर टिकी होती हैं, जो 4 महान संप्रदायों, 8 महान द्वारों, 12 धाराओं और कियानिक्स्यू 100 द्वारों के प्रतियोगियों से भरी एक प्रतियोगिता है, जो सभी वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
इस प्रकार वे स्वाभाविक रूप से एरे प्रतियोगिता के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। इसके अलावा विभिन्न ताओ साधना श्रेणियों में हालांकि फॉर्मेशन प्रतिष्ठित है, ये देखने में अपेक्षाकृत सबसे अधिक उबाऊ और उबाऊ भी है। कीमिया की शुरुआत एक भट्टी जलाने से होती है और लपटें उठती हैं। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग एक भारी हथौड़ा घुमाता है जिससे शानदार चिंगारी निकलती है। रून को परिष्कृत करने में संघनित तकनीकें शामिल हैं जो प्रवाहित प्रकाश और रंग से भरपूर होती हैं। केवल फॉर्मेशन मास्टर्स ही केवल फॉर्मेशन बनाते हैं जो वास्तव में बहुत सादे और साधारण दिखाई देते हैं। जो शिष्य प्रशिक्षण में पारंगत हैं उनके लिए ये ठीक है। साधारण शिष्य जो केवल सामान्य प्रशिक्षण परंपराएं ही सीखते हैं वे इसकी जटिलताओं को शायद ही समझ पाते हैं। कई घंटों तक शिष्यों के एक समूह को उलझन में बैठे हुए आकृतियां बनाते देखना वास्तव में सहन करना कठिन है। इसलिए तुलनात्मक रूप से कहें तो एरे प्रतियोगिता में सबसे कम लोग शामिल होते हैं। हालांकि मुहुआ इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्हें एरे प्रतियोगिता में सबसे अधिक रुचि है। उन्होंने लगभग हर महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में भाग लिया। कई शिष्यों के निर्माण चित्रों का अवलोकन करने के बाद मुहुआ को प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली शिष्यों की दक्षता के स्तर का मोटा अनुमान था। ये भाग लेने वाले वरिष्ठ भाई बहन निश्चित रूप से उनसे अधिक मजबूत हैं। उन सभी की साधना आधार स्थापना के अंतिम चरण में है तथा अधिकांश के दिव्य भावों में 19 पैटर्न हैं। कभी कभी 18 पैटर्न के शिखर पर भी कुछ लोग होते हैं, लेकिन 18 पैटर्न वास्तव में दौड़ में साथ देने के लिए ही हैं। इन शिष्यों के संप्रदायों में सामान्यतः औसत दर्जे की संरचना परंपराएं होती हैं, इसलिए 18 पैटर्न वाले कुछ शिष्यों का चयन करना जो संरचना में विशेषज्ञता रखते हैं, उन्हें एरे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रबंधित करना पहले से ही काफी उल्लेखनीय है। और मूल्यांकन के लिए संरचनाओं की कठिनाई सभी 19 पैटर्न उच्च क्रम संरचनाओं की नहीं है। 17 पैटर्न से शुरू करके फिर 18 और अंत में 19। कदम दर कदम उन्मूलन। जो लोग अंत में बचे रहे उन सभी को फाउंडेशन स्थापना के अंतिम चरण में 19 पैटर्न की गहरी दिव्य समझ थी और उनमें से अधिकांश ने पहले ही द्वितीय श्रेणी के उच्च स्तरीय एरे मास्टर्स के रूप में मूल्यांकन पास कर लिया था। मुहुआ को अभी यह नहीं पता कि 19 पैटर्न संरचनाओं का निर्माण कैसे किया जाता है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी दिव्य भावना पर्याप्त नहीं है, इसलिए नहीं कि ये संरचनाएं अत्यधिक कठिन हैं। यहां तक कि चैंपियनशिप मूल्यांकन में उपयोग किया जाने वाला अंतिम अधिक विशिष्ट और गहन 19 पैटर्न एरे प्रसवोत्तर 8 ट्रिग्राम कंसीलमेंट एरे। मुहुआ ने इसे देखा और उसे नहीं लगा कि यह बहुत कठिन था। इस स्तर के साथ मुहुआ सोचने से खुद को नहीं रोक सका, क्या मैं 6 साल में पहला स्थान जीत सकता हूं? मुहुआ ने इसके बारे में सोचा और उसे विश्वास करना कठिन लगा। कियानेक्सुए राज्य सीमा के भीतर एरे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। उसने जल्दी से अपना सिर हिलाया। यह इतना आसान नहीं होना चाहिए। बिना किसी आधार के बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, व्यावहारिक बने रहें। उसे ऐसे अहंकारी विचार नहीं रखने चाहिए, विश्व के नायकों को कम आंकना नहीं चाहिए। मुहुआ ने धीरे से सिर हिलाया, अपने मन को शांत किया, विनम्र रवैया बनाए रखा और फिर देखना जारी रखा। उन्होंने तलवार चर्चा सम्मेलन के समापन तक देखा। मुहुआ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि व्यूह रचना प्रतियोगिता के शीर्ष 3 स्थान 4 महान संप्रदायों के शिष्य थे। संरचनाओं में विशेषज्ञता और संरचना के नाम पर 10,000 संरचनाएं संप्रदाय केवल चौथे स्थान पर रहा। पहला स्थान एक शिष्य ने प्राप्त किया जिसका उपनाम शेन था, जो प्रतिभाशाली तो लग रहा था लेकिन उसके अंदर घमंड की भावना थी और वह कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण भी लग रहा था। उन्होंने सोने से जड़ा एक अति सुंदर मेघ श्वेत ताओवादी वस्त्र पहना था। मुहुआ ने इस ताओवादी वस्त्र को पहचान लिया। ये कियान दाओवादी संप्रदाय का वस्त्र था। कियान दाओवादी संप्रदाय से एरे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। कियानेक्सयू के 4 महान संप्रदायों में से एक कियान दाओवादी संप्रदाय। ये वही संप्रदाय था जिसके संप्रदाय प्रवेश आदेश को लेकर मुहुआ उनके पास पहुंचा था, लेकिन उसे विनम्रतापूर्वक खारिज कर दिया गया। उसकी तुच्छ आध्यात्मिक जड़ के कारण उसका अपमान किया गया तथा उसे नामांकन की अनुमति नहीं दी गई। अब भी इसके बारे में सोचते हुए मुहुआ को अभी भी कुछ कड़वाहट महसूस हो रही थी। मुहुआ अपने होठों को सिकोड़ने और मन ही मन बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। मुझे नीचे देखते हुए मुहुआ खुद को छोटा नहीं मानता था, लेकिन उसे अपने लिए खड़ा होना था। इस मामले को देर सवेर सुलझाना ही था। उस रोटी को एक दिन अवश्य ही खाना होगा। कियान दाओवादी संप्रदाय, मुहुआ ने धीरे से गुनगुनाया, अपने दिल में इसे याद करते हुए।
आसपास के बुजुर्ग और विभिन्न संप्रदायों व परिवारों के अन्य उच्च स्तरीय साधक खड़े होकर विजेता शिष्य को बधाई देने लगे। हालांकि इस एरे प्रतियोगिता में शिष्यों की संख्या कम थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पिछली कीमिया, कलाकृति और रून प्रतियोगिताओं की तुलना में शायद संरचनाओं की अनूठी स्थिति के कारण अधिक एल्डर्स देख रहे थे। शेन परिवार के सर्वोच्च शिष्य ने सम्मानपूर्वक अभिवादन का उत्तर दिया, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी अहंकार के निशान थे। कियान दाओवादी संप्रदाय के सभी बुजुर्गों के चेहरों पर मुस्कान थी, वे गरिमा में किंतु अभिमानी दिख रहे थे तथा एक दूसरे के साथ मधुर व्यवहार कर रहे थे। जैसे कि एरे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अपेक्षित रूप से कियान दाओवादी संप्रदाय के लिए था। इस प्रकार एरे प्रतियोगिता संपन्न हुई। अल्पविराम। थोड़ी देर बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम तलवार चर्चा सम्मेलन का समय आ गया। ताओ पर्वत पर तलवार चर्चा सम्मेलन भी आयोजित किया गया। ताओ पर्वत पर पहुंचने पर मोहुआ को एहसास हुआ कि किसी आयोजन का वास्तव में भव्य होना क्या मायने रखता है। पूरा ताओ पर्वत सचमुच शोर और उत्साह से भरा हुआ था, मानो लोगों का समुद्र उमड़ पड़ा हो। पर्वत पर विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों की भीड़ थी। लगभग हर शिष्य के चेहरे पर उत्साह, प्रत्याशा, ईर्ष्या और आकांक्षा के साथ साथ अन्य भावनाएं भी दिखाई दे रही थीं। आमतौर पर ऐसे भाव शिष्यों के चेहरों पर केवल वार्षिक छुट्टियों के दौरान ही दिखाई देते हैं। मोहुआ भी उस माहौल से प्रभावित था, उसके दिल में रोमांच महसूस हो रहा था। चेंग मो, सीटू जियान और हाओ जुवान भी वहां मौजूद थे। विशेष रूप से चेंग मो, जो फाउंडेशन बिल्डिंग मिडिल स्टेज तक आगे बढ़ चुका था, के पास अगले वर्ष करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह हर दिन ताओ पर्वत की ओर दौड़ता था।